सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल सब लोगों के। दिस इज अनिल सर। आज हम लोग लेके आए लेक्चर नंबर 3 ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। तो हियर वी आर ऑन 26 अक्टूबर 2024। तो यस, ये लेक्चर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रहा है, बट हाँ, करेंगे इसको उसी तरह से, मस्ती वाले तरीके से। आप लोगों ने बहुत सारी विशेस दी आज के दिन। मेरा बर्थडे है, थैंक यू, मीन्स अ लॉट। कल मैं देखता रहा, पूरा कम्युनिटी में देखा, आपके कमेंट्स देखे, हर जगह लेक्चर्स के नीचे देखे, तो अच्छा लगा। बहुत प्यारा लगा यार, क्या ही बोलूं मैं। आई थिंक ये शायद सेकंड लास्ट रहने वाला है। आज मैं थोड़ा सा पार्ट छोड़ दूंगा लास्ट के लिए, ठीक है। तो मैंने यही सोचा है कि थोड़ा सा पार्ट लास्ट में छोड़ देंगे, ताकि कल आप लोगों से एक बार मुलाकात हो जाए लाइव में, है। तो दिस इज द होल आइडिया। तो आज करेंगे, आज हम लोग बेसिकली छोटा सा पार्ट कवर करने वाले हैं इसका, दैट इज ऑफ बैलेंसिंग। और एक बार बैलेंसिंग क्लियर हो गया, फिर हम लोग एन फैक्टर पूरे का पूरा रैप अप मार देंगे। एन फैक्टर, बैलेंसिंग और इक्विवेलेंस, मोटा मोटा आज का टॉपिक ये रहने वाला है। बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो उसी हिसाब से उसको कवर भी करेंगे, ठीक है। एक बार बैलेंसिंग आ जाए, उससे बहुत सारे फॉर्मूलाज आपके ईजी हो जाते हैं। तो दैट इज द होल आइडिया बिहाइंड दिस, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे आज का डिस्कशन पूरे का पूरा, ठीक है भाई। करें फिर, यस। तो आते हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एन फैक्टर। तो एन फैक्टर देखेंगे, एज वेल एज हम लोग बैलेंसिंग देखने वाले हैं इसके अंदर, और हम लोग कॉन्सेप्ट्स ऑफ इक्विवेलेंट देखेंगे। देयर इज समथिंग कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास। तो ये देखेंगे क्या होता है, इनको आज डिस्कस करना है। तो पहले, इससे पहले बैलेंसिंग देखेंगे। व्हाट इज बैलेंसिंग? देखो भाई, बैलेंसिंग एक ऐसी चीज है जो कि जनरली, मतलब देखा है, इट इज समथिंग जो बिल्कुल ही कम कराया जाता है, बट आई पर्सनली बिलीव कि एक ऐसी चीज है जिससे कि हम लोग बहुत सारे फॉर्मूलाज कम कर देंगे। अगला टॉपिक आज पढ़ना है जिसको बोलते हैं एन फैक्टर। अब यार, एन फैक्टर का टॉपिक ऐसा है जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है अदरवाइज, ठीक है। ऐसे उसमें बहुत सारे केसेस बन जाते हैं। तो व्हाट वी कैन डू, हम लोग बैलेंसिंग सीखते हैं। क्वेश्चन बैलेंसिंग के ऊपर आते हैं। अगर आप देखोगे, बैलेंसिंग के ऊपर जेई एडवांस, जेई मेंस दोनों ने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ये मेंस में आया है इस साल, ये एडवांस में आया है, ये देखो 14 एडवांस में भी आया है। तो मतलब बैलेंसिंग के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है ही है, बट बैलेंसिंग का ज्यादा इंपॉर्टेंस इस बात पे आती है कि ये अगले टॉपिक में हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, जिसका नाम है एन फैक्टर। तो वो देखेंगे एन फैक्टर क्या होता है, बट यस, अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंसिंग, बिकॉज इससे मैं बहुत सारी आपके फॉर्मूलाज और कम कर दूंगा। yes. क्या होती है बैलेंसिंग? यार देखो, पहले तो इसको हम लोग दो मीडियम में बैलेंस करते हैं, ठीक है। एक होती है दैट इज एन एसिडिक मीडियम। दो तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आप एक बार एसिडिक मीडियम में बैलेंस करो, ठीक है, आप एक बार इसको बेसिक मीडियम में बैलेंस करो। दो तरह के क्वेश्चन हमसे आएंगे। फिर वही वाली बात, तुम्हें पता मेरे बारे में है, कायदे से किताबों में जाओगे, इसके अलग रूल्स हैं, इसके अलग रूल्स हैं, फलाना ढमकाना कुछ भी होता रहेगा, फर्क नहीं पड़ता। एक ही रूल कराऊंगा मैं एसिडिक के। एसिडिक से किस तरह से बेसिक बनाना है वो मैं तुम एक स्टेप में बना देंगे। तो अपन रूल एक ही याद रखेंगे, एसिडिक वाले रूल याद रखेंगे, जो एसिडिक के रूल लगेंगे वही बेसिक में एज इट इज कॉपी पेस्ट मार देंगे। बस इतना दिमाग में रखना है, अपना सारा गेम सेट है, ठीक है। चलिए, तो एसिडिक मीडियम को कैसे बैलेंस करना है उस पर आते हैं। देखो जरा, तो वही चीज लिखिए, ठीक है। हाउ टू बैलेंस इन एसिडिक मीडियम, पहले वो देख लेते हैं। यार, कोई भी रिएक्शन जो होता है ना, कोई भी रिएक्शन आपकी जिंदगी में, जैसे कोई भी रिएक्शन अगर दिया जाएगा, तो एक रिएक्शन में एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए मेरे पास ये रिएक्शन है, ये एक पर मैग्नेट आयन है मेरे पास, ठीक है। ये रिएक्ट कर रहा है आपका, लेट से, आयरन के साथ, और ये मुझे दे रहा है, मान लो खुद ये Mn+2 में जाता है, और आयरन जो है वो आपका ऑक्सीडाइज होकर +3 में जाता है। एक रिएक्शन दे दिया मैंने इस तरह से, ठीक है। आई थिंक ऑक्सीडेशन नंबर्स हम लोग निकाल सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा सर? इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +7 आएगा, इसका +2 आएगा, इसका +2 है, और इसका आपका +3 है। तो मुझे दिख रहा है ये +7 से +2 पे आ रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन, यस। और ये +2 से +3 जा रहा है, तो इसका क्या हो रहा है सर? ऑक्सीडेशन। आई थिंक ये समझ आ रहा है मुझे। एक तरफ रिडक्शन हो रहा है, एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यस। तो अगर एक तरफ रिडक्शन, तो इसको मैं काम करता हूं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। अगर मैं देखूंगा, एक होगा मेरे पास ये रिडक्शन हाफ, एक तो ये रिडक्शन कर दिया मैंने एक तरफ, ये रिडक्शन हो गया, ठीक है। दिस इज द रिडक्शन हाफ, ऐसे मैं लिख देता हूं, दिस इज रिडक्शन हाफ। इसमें क्या हो रहा है? एक रिडक्शन हाफ में मैंने ब्रेक कर दिया, और एक आपका ऑक्सीडेशन हाफ हो जाएगा। दूसरा पार्ट क्या है इस रिएक्शन का? Fe+2 जो है वो ब्रेक कर रहा है किसके अंदर? वो ब्रेक कर रहा है Fe+3 के अंदर। तो ये जो होगा इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ, जहां पे ऑक्सीडेशन दिख रही है आपको।
तो जो भी रिएक्शंस होते हैं ना वो इस तरह से दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाते हैं। जितने भी रिएक्शंस हमारी जिंदगी में आएंगे इस तरह से हम दो पार्ट्स में उनको ब्रेक कर सकते हैं, एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में हम लोग वो चीज पहले भी कर चुके हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस वो होते हैं जब हम लोग इसको बैलेंस आउट करते हैं ना प्रॉपर, तो बैलेंसिंग कर लोगे तो तुम्हें दिखेगा। तो मैं दिखा देता हूं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मैं एक बेटर एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने ये एग्जांपल लिया था बचपन में कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आपको MgO देता है, ठीक है। तो मैंने कहा था इस रिएक्शन को कैसे तोड़ सकते हो कि मैग्नीशियम जो है वो Mg+2 में ब्रेक करता है और 2 इलेक्ट्रॉन देता है, और ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन खाता है और किस में ब्रेक करता है, O2- में। तो जब इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं इसको क्या बोलते थे, ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो कोई भी रिएक्शन को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है। किसी भी रिएक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन। ऑक्सीडेशन वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कहां दिखते हैं, लेफ्ट राइट साइड। तो राइट साइड मतलब प्रोडक्ट साइड अगर आपको इलेक्ट्रॉन दिखे तो अपन क्या बोलेंगे, वो रिडक्शन ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कहां दिखेंगे, लेफ्ट साइड। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड पे दिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। और यही जब मैं इसके अंदर भी अभी बैलेंसिंग करूंगा तो मुझे दिखेगा कि रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड दिखेंगे, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड दिखेंगे। आई थिंक इसको बैलेंस करना तो बहुत ईजी है। इसका इलेक्ट्रॉन अगर आप बैलेंस करोगे तो इधर आएगा एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, +2 +3 और -1। आई थिंक बैलेंस हो कैसे करना है मैं बता दूंगा, बट एज ऑफ नाउ आपके इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो राइट साइड होंगे और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड होंगे। वही चीज इस रिएक्शन से बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है, और वही मैंने यहां पे भी लिखा है, दैट इज कोई भी रिएक्शन, एक रिडॉक्स रिएक्शन दो पार्ट से बनता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन से। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स प्रोडक्ट साइड होते हैं एंड रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड होते हैं। इतना हम लोग अभी तक जान चुके हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के बारे में। अब सवाल ये उठता है कि जब मैं कोई भी मेरी जिंदगी में केमिकल रिएक्शन आएगा, मुझे क्या करना है, उस केमिकल रिएक्शन को किस तरह से बैलेंस करना है, मेरा वही सवाल है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यही करते हैं कि हमारी लाइफ में मान लीजिए एक रिएक्शन आया कोई भी, जैसे यही रिएक्शन आया, ठीक है, यही रिएक्शन आया हमारे पास। हमें क्वेश्चन कहता है कि यार एक रिएक्शन है, ये रिएक्शन आप लोगों के पास है, आपको क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अभी मैं आपको सिखाता हूं बैलेंस इन एसिडिक मीडियम। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि आपको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। ये हमने एसिडिक मीडियम में इसको बैलेंस करना है, ठीक है। ये सवाल आ गया कि प्लीज बैलेंस दिस गाय इन एसिडिक मीडियम। तो उस केस में सबसे पहला स्टेप तो यही होगा, ये रिएक्शन होगा, ऐसा रिएक्शन दे रखा होगा और आपको कहेगा कि इस रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। अगर मेरे को रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहला स्टेप मेरा होगा उसको ऑक्सीडेशन रिडक्शंस में ब्रेक करना। कैसे करना वो तो आपको मैंने बता ही दिया कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर, इसीलिए तो सिखाएं 2 लेक्चर लगा के, ऑक्सीडेशन नंबर तुम सारे सेट कर लो। एक बार ऑक्सीडेशन नंबर आपने सेट कर दिए तो आपको पता है जब भी इंक्रीज होगा, यहां पे क्या हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया। एंड ऐसे ये क्या है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, वो क्या हो जाएगा, वो आपका रिडक्शन हो जाएगा। तो ये हरकत हम कर सकते हैं, इसके ऊपर मैंने लास्ट क्लास में भी एंड में जाते जाते बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे। तो आपने उसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन में डिवाइड करके दोनों को अलग अलग कर लेना, ठीक है, अलग अलग कर लेना कि एक रिडक्शन है एक ऑक्सीडेशन है ठीक है। एक बार आपने ये चीज कर ली, इसके बाद क्या है, इसके बाद आपको जब दोनों को आपने अलग अलग कर लिया, अब रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे, ठीक है। अब रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, कैसे होगा, इसमें कुछ स्टेप्स है। पहला स्टेप तो यही है कि दोनों को आपने डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब आपको करना है बैलेंस। सबसे पहले जब भी बैलेंसिंग करनी है अपन एक एक करके करेंगे, पहले मैं इसको बैलेंस करूंगा फिर मैं इसको बैलेंस करूंगा, एक एक करके करेंगे। तो अगर मैं रिडक्शन हाफ को बैलेंस करने जाऊं, पहले मैं इसको बैलेंस कर लेता हूं। तो स्टेप नंबर 1 बोलता है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के सबको बैलेंस करो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सबको बैलेंस करो। तो ये मेरा ऑक्सीजन था, इसको छोड़ दो, बाकी मैग्नीज है, मैग्नीज है, इसको बैलेंस करते हैं पहले, ठीक है। दोनों में एक सिमिलर स्टेप्स ही हैं, ठीक है, दोनों में सिमिलर स्टेप्स हैं, तो मैं दोनों में वही फॉलो करता हूं। पहले ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के बैलेंस करना, तो ये बैलेंस्ड है, ये भी बैलेंस्ड है, पहला स्टेप खत्म, ठीक है। दूसरा स्टेप, आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। अब सेकंड स्टेप में आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना है, किसकी हेल्प से, वाटर की हेल्प से। डायरेक्टली नहीं करना, वाटर के थ्रू करना है। तो मुझे कितने ऑक्सीजन चाहिए, सर मुझे 4 ऑक्सीजन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस तरफ 4 वाटर ऐड कर दूंगा, क्योंकि मेरे जितने भी एक वाटर से एक ऑक्सीजन आता है। तो आपको अगर 4 ऑक्सीजन राइट साइड चाहिए तो मैं 4 और ऐड ना करके 4 वाटर ऐड करूंगा। तो ये मेरा स्टेप नंबर 2 होगा। पहले स्टेप में आपको सारे एटम्स करने हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा,
फिर आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना है वाटर की हेल्प से। एक बार ये हो गया स्टेप नंबर 2। क्या इधर ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन है नहीं, तो इट इज नॉट नीडेड। ठीक है, स्टेप नंबर 3, अब आपको क्या करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है विद द हेल्प ऑफ H+ आयन। तो अब हाइड्रोजन बैलेंस करें, कितने हाइड्रोजन चाहिए मुझे, यहां पे मेरे पास 8 हाइड्रोजन है। यस, अगर मेरे पास 8 हाइड्रोजन है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस तरफ हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे। तो यहां मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं 8H+ को ऐड कर दूंगा, क्योंकि मेरे उस तरफ 8H चाहिए मुझे, तो वो 8H को मैं इधर H+ के थ्रू ऐड कर दूंगा। एक बारी मैंने इतना कर दिया, यहां तक अगर मेरा मामला सेट है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसके बाद यहां तक जैसे मैंने कर लिया, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इधर क्या हाइड्रोजन की नीड थी, इधर हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये बैलेंस है। अब लास्ट स्टेप होता है जिसको बोलते हैं चार्ज बैलेंस। लास्ट स्टेप में आपको चार्ज बैलेंस करना होता है। टोटल चार्ज कैलकुलेट करो, कितना चार्ज आ रहा है इसमें, सर इसमें आ रहा है भाई अपना टोटल, इस तरफ आ रहा है +7 चार्ज, 8 और -1। इधर चार्ज कितना आ रहा है, सर इधर टोटल चार्ज आ रहा है +2। अब जो चार्ज बैलेंस करना होता है वो आपको करना होता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब भी चार्ज बैलेंस करेंगे वो इलेक्ट्रॉन की हेल्प से होगा। आपको जिस तरफ ज्यादा चार्ज है उधर इलेक्ट्रॉन ऐड करने होते हैं। तो इधर 7 का चार्ज है प्लस का, इधर +2 का चार्ज है। तो अपन क्या करेंगे, अगर इस तरफ मैं 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, दिख रहा है मुझे, दिस माइनस दिस, 5 इलेक्ट्रॉन कर दूं तो मेरा बैलेंस हो जाएगा दोनों तरफ। तो मैं क्या करूंगा, लास्ट में इस तरफ मैं 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा, क्योंकि अगर मैं अब टोटल नेट निकालूं तो ये भी +2 वो भी +2, तो बैलेंस हो गया। यस, वही चीज नीचे भी करो। इधर टोटल चार्ज कितना है, इधर टोटल चार्ज +2 है, इधर टोटल चार्ज +3 है। तो मुझे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, है ना। एक इलेक्ट्रॉन अगर किस तरफ ऐड करूंगा, जिधर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। तो इधर +2 था, उधर +3 था, तो मैं क्या करूंगा, इधर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा। अब मेरा रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो ये मैंने क्या करा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों रिएक्शंस को मैंने इंडिविजुअली बैलेंस कर दिया। फिर से स्टेप सुन लो सारे के सारे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के बैलेंस करना है, जो भी एटम है, जैसे मैग्नीज था बैलेंस बैलेंस, ठीक है। फिर आपका आयरन है बैलेंस बैलेंस। फिर ऑक्सीजन बैलेंस करना है किसकी हेल्प से, वाटर की हेल्प से। तो इधर 4 ऑक्सीजन थे, मैंने 4 वाटर ऐड कर दिया। फिर बैलेंस करना हाइड्रोजन किसकी हेल्प से, H+ की हेल्प से। 8 H+ थे तो मैंने 8 H+ ऐड कर दिए। और फिर लास्ट में क्या बैलेंस करना है, चार्ज। इधर टोटल चार्ज +7 आ रहा था, इधर टोटल चार्ज +2 आ रहा था। मैंने क्या करा, इस केस में उसको इलेक्ट्रॉन ऐड करने, जिधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उस तरफ इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। तो यहां 7 चार्ज था या 2 चार्ज था, डिफरेंस 5 का आ रहा है, तो मुझे 5 इलेक्ट्रॉन उस तरफ ऐड करने थे। सेम चीज नीचे करी, यहां +2 चार्ज, यहां +3 चार्ज, उधर मैंने 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, क्योंकि डिफरेंस 1 का लाना है और जहां ज्यादा पॉजिटिव है वहां लाना है। ये हो गए आपके इंडिविजुअली इनको ब्रेक करने के स्टेप्स। तो ये सारे स्टेप्स एज इट इज यहाँ पे लिखे हुए हैं नोट्स में, तो तुम्हें उसकी टेंशन नहीं है, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है एज इट इज नोट्स में, बना लेना तुम, ठीक है। बट दिस इज हाउ यू विल बैलेंस इट। एक बार ये हो गया ना, अब मेरा ये रिएक्शन भी बैलेंस्ड है, ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। वैसे तुम रिएक्शन को देख के एक चीज और बता सकते हो, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड होंगे तो रिडक्शन है, इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड होंगे तो ऑक्सीडेशन है। तो ये चीज तुम्हें अगर नहीं भी पता लग रही तो तुम बैलेंस करने के बाद तुम्हें पता लग जाएगी, ठीक है। कई बार ये डाउट होता है, सर रिडक्शन ऑक्सीडेशन में दिक्कत आ रही, कोई बात नहीं, इंडिविजुअली 2 रिएक्शंस को तोड़ दो। ये तो दिख ही रहा है ना, इतना तो दिख ही रहा है कि भाई मैग्नीज ही जो है जो इसमें जाएगा, तो तुमने इसको इसमें डाल दिया। अच्छा सर ये इसमें जाएगा, आयरन आयरन होंगे तो ये इसमें डाल दिया, उसके बाद बैलेंस कर लो, ठीक है। बैलेंस कर लो, बैलेंस करके अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में दिख रहे हैं तो रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन राइट में दिख रहे हैं तो ऑक्सीडेशन। ये करने के बाद, इतना करने के बाद अब क्या करना है आपको लास्ट में, क्योंकि मुझे नेट रिएक्शन जो मेरी, अब मुझे क्या करना है, इन दोनों से ना नेट रिएक्शन बनानी होती है। तो जब आपको नेट रिएक्शन बनानी है, यहां पे अब हम लोग क्या करेंगे, नेट रिएक्शन बनाएंगे। तो जब मुझे नेट रिएक्शन बनानी है, उस केस में ध्यान रखना है मुझे इस बात का कि नेट रिएक्शन के अंदर, जो नेट रिएक्शन होगी उसके अंदर आपका चाहे जितना मर्जी कर लो, चाहे जैसे मर्जी कर लो, नेट रिएक्शन इज द वन जिसमें कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेंगे। तो नेट रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। तो मतलब मुझे इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो फिर वो कैसे करूंगा सर, उसके लिए मुझे लगता है आपको इस रिएक्शन को, अगर मैं यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन है, वहां 5 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर इस रिएक्शन को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएंगे। देखो जरा, तो सर यहां पे 5Fe+2 आ गया, यहां पे सर 5Fe+3 आ गया, और सर यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब अगर मैं इस रिएक्शन और इस रिएक्शन को ऐड कर दूं तो मेरा क्या हो जाएगा,
इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे, ऐड करोगे तो 8H प्लस प्लस MnO4 माइनस प्लस 5Fe प्लस 2, ये आपको देगा क्या, ये आपको देगा Mn प्लस 2 प्लस 4 वाटर प्लस 5Fe प्लस 3। ये आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया एसिडिक मीडियम में। पहली बार करा है तो थोड़ा सा टफ लगा होगा, पर अभी जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करोगे तो इट विल बिकम इजी। ठीक है, तो ये आपके स्टेप्स रहते हैं बैलेंसिंग करने के। तो ऑक्सीडेशन हाफ को कर दिया, रिडक्शन हाफ को कर दिया, नहीं भी पता लग रहा कोई बात नहीं, एटम सिमिलर दिख रहा है, MnMn दिख रहा है उनको पकड़ लो, आयरन आयरन दिख रहे हैं उनको पकड़ लो, अलग अलग करो, डिवाइड करो, बैलेंस करो। ठीक है, ये आपका स्टेप्स है। दिस इज द बैलेंसिंग इन योर एसिडिक मीडियम। तो ये हमने क्या करा, इसको हमने बैलेंस कर दिया एसिडिक मीडियम। तो दिस इज बैलेंस इन एसिडिक मीडियम। अब अगर क्वेश्चन आता है आपकी जिंदगी में, ये सारे रूल्स लिखे हुए हैं तो तुम परवाह मत करना, अगर क्वेश्चन आता है कि आपको यही बैलेंसिंग करनी है बेसिक मीडियम में, तो फिर से इतने सारे रूल्स तो पागल हो करेंगे नहीं हम लोग, सब कुछ सेम करना। आपको बेसिक मीडियम का भी अगर क्वेश्चन आता है, यहां पे मैं एक काम करता हूं, बेसिक का क्वेश्चन बना देता हूं, ये लो। अब क्वेश्चन आता है बेसिक का कि व्हाट यू डू, बैलेंस इन बेसिक मीडियम। लो, बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है, तब भी आप पूरा एसिडिक मीडियम तक बैलेंस करोगे। वाह, सही है। एक बार आपने पूरा बेसिक मीडियम तक बैलेंस कर दिया, मतलब एसिडिक मीडियम तक बैलेंस कर दिया, अब एसिडिक से बेसिक बनाने का सिर्फ एक तमाशा है, जितने H प्लस दिख रहे हैं उतने OH ऐड कर दो, बस इतना दिमाग में रखना है कि जितने H प्लस दिख रहे हैं, यहां पे सर H प्लस दिख रहे हैं, तो जितने H प्लस दिख रहे हैं उतने OH दोनों साइड ऐड कर दो। तो सर यहां पे मैं 2 OH ऐड कर दूंगा, और अगर इधर 2 ऐड करें, 8 करें सॉरी, तो इधर भी क्या करेंगे, 8 ऐड कर देंगे। बस ये हरकत करनी है। ठीक है, ये हरकत करनी है। तो ये क्या बन जाएगा इस केस में, ऊपर से मैं रब कर देता हूं यार, ये सब ये तो अब आपको पता है, बैलेंस करके आया पूरा। ठीक है, तो ये सब मैं रब कर देता हूं, ये सब हो गया हमारा। हाँ, देखो ये आपने एसिडिक मीडियम में बैलेंस करा इसको, ये एसिडिक मीडियम में बैलेंस है। ठीक है, यहां पे अब क्या करना है, आपने दोनों तरफ ऐड कर दिए, तो उससे क्या बनेगा, 8H प्लस 8OH। तो सर ये बनेगा 8 वाटर प्लस MnO4 माइनस प्लस Fe प्लस 2, ये आपको देगा Mn प्लस 2 प्लस 4 वाटर प्लस 5Fe प्लस 3 प्लस आपका 8OH आयन, ये आपको मिल गया सर। दिस इज देयर। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे, यहां 4 वाटर है, और ये देखो ये दोनों मिलके वाटर बना रहे थे 8, तो 4 वाटर यहां से खत्म होंगे, ये कितना बचेगा, 4 वाटर। ये आपका फाइनल रिएक्शन है। तो ये जो रिएक्शन आपकी जिंदगी में आया, दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली इन बेसिक मीडियम। तो ये आपने क्या कर दिया, इसको बैलेंस कर दिया, बैलेंस्ड इन बेसिक मीडियम। बस ये इस एक सवाल से आपका पूरे का पूरा फंडा सेट कर दिया मैंने कि अच्छा इसमें होता क्या है एग्जैक्टली। अभी क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर 4-5, तो और अच्छा आइडिया लगेगा, बट हाँ दिस इज द होल जिस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट। ये सारा कुछ आपका यहां पे लिखा हुआ है, सारे के सारे नोट्स जो मैंने बताए हैं वो सारे एज इट इज यहाँ पे स्टेप्स पर लिखे हैं, इसको नोट्स उतार लेना आप लोग, ये भी यहाँ पे पूरे का पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, और वही चीज यहां लिखी है कि अगर आपको एल्कलाइन मीडियम या बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है तो इक्वल अमाउंट ऑफ OH दोनों साइड पे आप ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं ना, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर, हैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लेते हैं। लो लो, ये क्वेश्चन आपके सामने, आपको बैलेंस करना है, काम करो दोनों में बैलेंस करो इसको। ठीक है, बैलेंस दिस गाय इन बोथ द मीडियम। ठीक है, चलो थोड़ा क्वेश्चन बदलता हूं मैं आपके लिए, इसको ले लो, ये ले लो 10 + 2 और इसको ले लो 10 + 4। चलो क्वेश्चन चेंज कर देता हूं, थोड़ी वैरायटी आएगी जिंदगी में आपकी। ये लो, इसको बैलेंस करना है आपको। ठीक है, करें जरा, लेट्स ट्राई दिस, पॉज करके ट्राई करो। अब पहले मैं क्या करता हूं, देखो मुझे दिख ही रहा है कि एक ये है एक ये है, तो एक पहले मैं इसको बैलेंस करूंगा, Cr2O72 माइनस, ये जाएगा किसमें, Cr+3 में, इसमें जाएगा। और मैं क्या बैलेंस करूंगा, और मुझे बैलेंस करना है Sn+2, 10+2 जो है इसको बैलेंस करना है 10+4 के साथ, ये मुझे बैलेंस करना है, ये दो रिएक्शन बैलेंस करने हैं। तो भाई पहले वही वाली बात, पहले फर्स्ट वाले को करते हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा एटम को बैलेंस करना है, 2 है तो सर 2 कर दिए। फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है पानी की हेल्प से, तो ऑक्सीजन को हेल्प करना है पानी की हेल्प से,
7 ऑक्सीजन है तो यहां पे 7 वाटर डाल दिए। फिर बैलेंस करना हाइड्रोजन को H प्लस की हेल्प से, तो वहां पे 14 H प्लस है तो आपने यहां पे 14 H प्लस डाल दिए। और लास्ट में तुम्हें चार्ज देखना होता है, तो इधर कितना चार्ज आ रहा है, 14 में से 2 माइनस करो तो ये +12 चार्ज आ रहा है। इधर चेक करोगे तो +6 चार्ज आ रहा है। तो 12 में से अगर 6 हटा दूं तो यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन डालने, जिस तरफ ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरफ आपके 6 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए। ये बैलेंस हो गया फर्स्ट रिएक्शन। अगला देखोगे, एटम बैलेंस है, ऑक्सीजन है नहीं, हाइड्रोजन है नहीं, चार्ज बैलेंस करना है, +2 इधर +4 इधर, तो इधर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। और एक बार ये हो गया, अब ये आपकी दोनों, अब कोई पूछे ऑक्सीडेशन कौन सा रिडक्शन कौन सा दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड पे है तो सर ये मेरा रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन राइट साइड पे है तो सर ये मेरा ऑक्सीडेशन होगा। ये कर लिया मैंने, और जैसी ये हरकत कर ली मैंने, अब मेरे लिए गेम सेट है, क्योंकि अब यहां से आप क्या करोगे, अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है, क्योंकि मेरे को नेट रिएक्शन निकालनी है, मेरे को तो नेट रिएक्शन से मतलब है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने पड़ेंगे। भैया इधर 6 इलेक्ट्रॉन उधर 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक काम करो, इस पूरे को क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो रिएक्शन क्या बन जाएगा इधर, ये सर आ जाएगा 3Sn+2, ये आ जाएगा 3Sn+4 +6 इलेक्ट्रॉन। अब ऐड करेंगे तो 6 से 6 गया, तो 14H+, ये Cr2O7 के साथ मिलता है, प्लस Cr2O7 2- प्लस 3Sn+2, ये बैलेंस करके देगा आपको 2Cr+3 प्लस 7 वाटर प्लस 3Sn+4। ये आपकी इक्वेशन क्या हो गई, इसकी पूरी बैलेंस हो गई। कौन सा मीडियम में, दिस इज बैलेंस्ड इन योर एसिडिक मीडियम। एक तो एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर दी सर हमने। अच्छा मान लो हमसे पूछ लेता वो बेसिक मीडियम में, कोई बात नहीं बेसिक में कर देंगे। सर इसी को अगर मैं बेसिक मीडियम में करूं तो यहां पे अगर, अब ये हो गया एसिडिक मीडियम की बैलेंस, अगर बेसिक मीडियम में बैलेंस करनी हो तो जहां H+ दिख रहे हैं उतने OH लगा दो। इस तरफ सर 14 OH लगा दूंगा, और इधर 14 लगाए तो सर इस तरफ भी 14 OH लगा दो। यस, इस तरफ भी क्या करो 14 OH लगा दो, यहां पे 14 OH लगा दिया सर मैंने, ठीक है। तो जब मैं नेट इक्वेशन लिखूंगा तो देखो 14H+ OH, तो 14 वाटर बनेंगे, 14 वाटर और 7 वाटर, तो यहां पे आ गया 7 वाटर, माइनस कर दिया मैंने, प्लस Cr2O7 2- प्लस 3Sn+2, ये आपको देगा 2Cr+3 प्लस ये 7 वाटर खत्म हो गया, प्लस 3Sn+4, ये आ गया आपके पास, प्लस 14 OH आयन। तो ये जो इक्वेशन आई है आपकी ये वाली, दिस इज बेसिकली इन बेसिक मीडियम। तो ये मैंने आपकी बेसिक मीडियम में बैलेंस कर दी। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ, ठीक है। 2 क्वेश्चन कर दिए पूरे पूरे, इससे मुझे लगता है पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया होगा कि एग्जैक्टली इनमें करना क्या है, ठीक है। डन 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 डन, बहुत बढ़िया। अगर ये वाली बात क्लियर है आपको, ठीक है, ये वाली बात क्लियर है आपको, तो देवयान सजना, हियर इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अब, ठीक है। अब इसको ट्राई करते हैं, ये क्वेश्चन इसी साल आया है। क्लोरीन अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन इन अल्कलाइन मीडियम एज शोन बिलो, ठीक है। क्या था वैल्यू ऑफ ABCD। अब ऐसा कभी आ जाए, इसमें क्या सर, इसमें दिख रहा है आपको, देखो जरा, ऐसे भी कभी हो सकता है कि एक ही, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि एक ही बंदा 2 रिएक्शन में जा रहा है, कभी कभी ये भी होगा, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि सर क्लोरीन है, क्योंकि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन आपको बता रखा है, एक ही बंदा दोनों हरकत करता है। तो सर अगर ऐसा कुछ आ जाए तब मैं क्या करूं, तो भाई देख, ये OH SOH ये H+ वाटर वगैरह छोड़ दो, मेन एटम पे फोकस करो। सर यहां पे क्लोरीन है, तो मेरी क्वेश्चन कायदे से ये है कि जो क्लोरीन है वो किस में जा रहा है, सर एक तो ClO- में जा रहा है, और सर एक वो Cl- में जा रहा है। ये हो गया, मेरे को इस पे फोकस करना है, दिस इज व्हाट आई एम कंसर्न्ड विद। एक बार ये क्वेश्चन लिख दी, अब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होता है, एक की ऑक्सीडेशन एक की रिडक्शन, वो हमने कर रखा है। तो किसी इसको दोनों में डिवाइड कर दो, तो एक बार क्लोरीन को ब्रेक कर दो ClO- में, एक बार क्लोरीन को ब्रेक कर दो Cl- में। अब करो इसको बैठ के बैलेंस। यस, अब बैलेंस कर लेंगे। क्या हो जाएगा इस केस में, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, 2 ऑक्सीजन, तो सर 2 ऑक्सीजन पानी की हेल्प से, 4 हाइड्रोजन, तो सर 4 हाइड्रोजन प्लस की मदद से। अब सब बैलेंस हो गया,
बचा क्या है, चार्ज बचा है। तो इस तरफ कितना चार्ज आ रहा है, इस तरफ आ रहा है -2 +4, तो इफेक्टिवली +2 चार्ज आ रहा है। इधर कोई चार्ज नहीं है, इधर चार्ज कितना है, 0। तो इधर क्या करूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा इस तरफ, तो बैलेंस हो जाएगा। ये बैलेंस हो गया पूरे का पूरा। इधर आओ जरा, इधर क्या होगा, 2 बैलेंस कर दिया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन है नहीं तो चार्ज बैलेंस करना है। इधर चार्ज दिख रहा है -2, इधर चार्ज दिख रहा है 0। अब इधर ज्यादा चार्ज है तो यहां क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। और ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन बैलेंस है दोनों तरफ, तो जब आप इनको ऐड करोगे तो ये खत्म इसके साथ। ठीक है, आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया 2 वाटर प्लस Cl2Cl2, तो 2Cl2 विल गिव मी, यहां पे आ जाएगा 2ClO- प्लस 2Cl-। ये आपकी क्वेश्चन बन गई। अब सब 2 2 2 है तो खत्म कर दो सबको, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये आपके पास है। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन। अच्छा एक वो भी रहा ना, एक H+ भी रह गया, सॉरी। तो एक यहां से आपका 4H+ था, तो 4H+ जो था इसको अगर काटेंगे तो ये आपका 2H+ रह जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख देता हूं, इसको मैं लिख देता हूं 2H+। ठीक है, तो चलो ऐसे कर 4 करके ये काटा तो ये 2H+ हो गया। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है। जस्ट अ सेकेंड, चलो तो यहां पे आ गया। अब क्या करना है, अब आपको लेकिन क्वेश्चन में बोला था कि इसको बैलेंस करना है इन एल्कलाइन मीडियम। तो अगर एल्कलाइन मीडियम में बैलेंस करना है तो इधर 2H है तो इधर 2 OH ऐड कर दो, और इधर भी क्या कर दोगे, 2 OH ऐड कर दोगे। तो इफेक्टिवली क्वेश्चन क्या आएगी, देखना भाई, यहां से वाटर आ गया तो वाटर प्लस 2 OH आयन प्लस 1 Cl2, ये आपको दे रहा है ClO- प्लस Cl- प्लस ये मिलके क्या बनाएंगे, 2 वाटर। देख लो ये क्वेश्चन बन गई। अब यहां से एक वाटर खत्म हुआ तो ये वाटर का एक ही बचेगा, एक वाटर बचेगा यहां पे, तो ये बैलेंस है फाइनल। अब पूछ क्या रहा था, वैल्यू पूछ रहा था इनकी। तो Cl का कोफिशिएंट को A बोला है, तो Cl के कोफिशिएंट को A बोला है तो A की वैल्यू हो गई 1। OH के कोफिशिएंट को 2 बोला है, B बोला है, तो ये हो गया 2। ClO का कोफिशिएंट 1 हो गया, और Cl का कोफिशिएंट आपका फिर से 1 हो गया, एंड वाटर का कोफिशिएंट भी क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये बैलेंस हो गया फाइनल। तो पूछा गया था ABCD पूछा था, ये ABCD 1 2 1 1, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये आपका करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का। ठीक है, और करते हैं भाई इसके ऊपर सवाल थोड़े से। लो जरा एडवांस वाले भी कर लेते हैं। ठीक है, लो एडवांस वाले भी कर लो, पॉज करके ट्राई करना भाई इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने अगेन इसमें कह रहा है फॉर द रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें बताया नहीं एसिडिक का बेसिक मीडियम है, इसमें गैस करना है। कैसे गैस करोगे सर, H+ दिख रहा है, अगर एसिडिक मीडियम होगा तो H+ दिखेगा, अगर बेसिक मीडियम होगा तो OH दिखेगा। यही गैस करने का तरीका होता है। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को ट्राई। यहां पे अगर आप आएंगे तो भाई एक तो ये मामला है, इसको इसमें भेज दो, दिख रहा होगा, ये इसमें जा रहा होगा, और एक मामला मुझे ये दिख रहा है, तो ये वाले मामले को इसमें भेज दो, कार्बन कार्बन दिख रहा है ना। तो इनको बैलेंस करते हैं भाई। तो दिस इज MnO4-, ये जो जा रहा है आपका MnO4-, दिस इज गोइंग इनटू व्हाट, दिस इज गोइंग इनटू Mn+2। ये तो भयंकर बैलेंस करिए, बार बार करिए। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो 4 H2O, यहां पे 8 H+, तीसरी बार सेम इक्वेशन बैलेंस हो रही है, प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, ये बैलेंस कर दी मैंने इसको। दूसरा क्या है, C2O4, तो C2O4- 2-, ये जा रही है आपकी CO2 में, ये बैलेंस करनी है। तो पहले कार्बन, 2 कार्बन, तो इधर 2 डाल दो। ठीक है, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन है नहीं, इलेक्ट्रॉन यहां पे देखो नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज चेक करोगे तो -2, यहां पे नेट चार्ज कितना, 0, तो 2 का फर्क है, इधर ज्यादा चार्ज है, तो इधर क्या करेंगे, इधर 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसके अंदर आपको इक्वेशन दोनों तरफ आपकी हो गई, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने पड़ेंगे भाई, ये इसमें पंगा है 5 और 2। अब क्या करेंगे, पहली क्वेश्चन को एलसीएम वाला मामला होता है, पहली क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर दो तुम पूरी को 2 से, यस, क्योंकि यहां 5 2 10 हो जाएगा, और इस पूरी क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर दो भैया 5 से। अब यही ऑप्शन है आपके पास, ये करना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो जैसे आप ये हरकत करोगे, यहां पे आपके पास
10 इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 से करा ना, यहां पे 16H प्लस, यहां पे 2 आ जाएगा, यहां पे तुम्हारे पास 2 आ जाएगा, यहां तुम्हारे पास 8 आ जाएगा, इधर 5 आ जाएगा, इधर 10 आ जाएगा, इधर 10 आ जाएगा। और जब मैं इनको ऐड कर दूंगा, 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन खत्म, नीचे वाला नंबर पे फोकस करना है, तो 16H प्लस प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 5C2O4 2 माइनस, ये आपको देगा 2Mn प्लस 2 प्लस 8 वाटर, नीचे वाला नंबर रखना है, याद रखना, प्लस 10CO2। ये आपकी क्वेश्चन बैलेंस हो गई इन योर एसिडिक मीडियम। पूछ क्या रहा था? द करेक्ट स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ दिस आपसे एक तो MnO4 का पूछ रहे, MnO4 का कितना आ रहा है 2, तो इसका आ गया 2। C2O4 का पूछ रहे, इसका आ गया 5, एंड H प्लस का पूछ रहे, उसका आ गया 16, तो इसका आ गया भैया 16। तो 2 5 16, 2 5 16, आई थिंक ऑप्शन आपका ए इज द करेक्ट आंसर। यस, तो ये आपसे जेईई में एडवांस में आया था, ठीक है। एक इसी तरह का एक ये क्वेश्चन भी आया था, रिसेंट भी आया है ये तो रिलेटिवली, ये क्वेश्चन भी कर लो जरा ट्राई एक बार, ठीक है। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज थी इस क्वेश्चन में, ठीक है, वो चलो देखते हैं, एक हल्की सी वेरिएशन ऐड करी उसने, पर मजेदार चीज थी, ठीक है। एक बार पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करो, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग। यस, ये मल्टीपल चॉइस था, ठीक है, इसमें मल्टीपल चॉइस था, देख लेना यार, यहां लिख देता हूं, मतलब मल्टी करेक्ट, सॉरी, तो मल्टी करेक्ट क्वेश्चन था ये, ठीक है, ये जेईई एडवांस में आया था आपका। इसमें देखना जरा, इसमें बैलेंस करो एक बार। अगर आप बैलेंस करने जाओगे इसके अंदर, तो मुझे इतना समझ आ रहा है इस वाले में कि आयोडीन वाला देखो, एक दिख रहा है आयोडीन जो है ये H2SO4 और HSO4, ये आपके एसिड वाला मामला है, तो इनकी टेंशन मत लो, इनको बाद में देखेंगे, ये एसिडिक मामला है, तो इनकी टेंशन अभी नहीं लेते, लास्ट में देखेंगे। आयोडीन जो है, एक तो आयोडीन I2 में जा रहा होगा ये एक, और ये Cl वाला क्लोरीन में जा रहा होगा, तो अपन इनको बैलेंस करेंगे, ठीक है, इनको बैलेंस करेंगे, और एसिड वाले को लास्ट में देख लेंगे। कैसे करेंगे सर? ये जो I माइनस है, पहले ये जा रहा है आपका I2 में, आई थिंक इसको बैलेंस करना मुश्किल नहीं है, यहां पे सर 2 आयोडीन लगा दो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन है नहीं, इधर 2 माइनस का चार्ज है सर, इधर 0 का चार्ज है, तो इधर क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, ये होगी बैलेंस, इक्वेशन बैलेंस होगी पूरी की पूरी। अब देखो जरा दूसरा, दैट इज ClO3 माइनस, ये किस में जा रहा है? ये जा रहा है Cl माइनस में, तो Cl बैलेंस, ऑक्सीजन 3 बैलेंस करने हैं, तो 3 ऑक्सीजन मैंने बैलेंस कर दिए, ठीक है। हाइड्रोजन 6 निकल के आए, तो 6 हाइड्रोजन यहां से बैलेंस कर दिए। अब चार्ज देखो, जैसे तुम चार्ज देखोगे, तो इधर चार्ज आ रहा है भैया +5, 6 और -1, इधर चार्ज आ रहा है भैया -1, तो क्या करना पड़ेगा, यहां पे आपका पंगा, कितना डिफरेंस देखो जरा, 5 पॉजिटिव में, वो माइनस में है, टोटल 6 का डिफरेंस है, और ज्यादा चार्ज इस तरफ है, तो एक काम करेंगे, इस तरफ हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। कैसे निकाला? 5 माइनस -1, ठीक है, ये अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो दिस इज 5 माइनस -1, तो नेट चार्ज निकालना होता है, कितना आ रहा है यहाँ पे +6 का नेट चार्ज आ रहा है, तो आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स का इधर एडिशन करना पड़ेगा। ये कर दिया मैंने बैलेंस। अब क्या करना पड़ेगा, अब इलेक्ट्रॉन ऊपर देखो 2 हैं, इधर इलेक्ट्रॉन 2 हैं, इधर इलेक्ट्रॉन 6 हैं, तो क्या करें इस केस में सर, इधर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, इस पूरी क्वेश्चन को क्या करो सर, इस पूरी क्वेश्चन को सर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, गेम सेट है, तो यहां पे 6 आ जाएगा, यहां पे 3 आ जाएगा, यहां पे 6 आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन खत्म। नेट इक्वेशन अगर मैं बनाने जाऊंगा, तो ये आ गई सर 6H प्लस प्लस 2I माइनस प्लस, सॉरी 2 नहीं आएगा, 6 आएगा, नीचे वाला नंबर 6 आएगा, 6I माइनस प्लस ClO3 माइनस, ये आ गया मेरे पास। इधर क्या मिलेगा, 3 आयोडीन प्लस Cl माइनस प्लस 3 वाटर, ये मेरे को मिल गया इक्वेशन। अब यहां पे देखना, ये क्वेश्चन आ गया आपके पास। अब इसके अंदर उसने क्या वेरिएशन ऐड करा, उसने H प्लस इनडायरेक्टली ना देके इनडायरेक्टली दे दिया। वो देखो तरीका देखना भाई का, कहता कि H2SO4 और यहां पे HSO4 माइनस। देखो एक बात सोचो, खुद से सोचना, क्या तुम्हें इतना समझ आ रहा है कि जो H2SO4 होता है यार, वो H प्लस और HSO4 माइनस का फर्क है? ऐसा सोच सकते हैं, इसी से बन रहा है, ऐसे सोच सकते हैं ना, सोच के बताओ एक बार, सोच के बताओ। तो कायदे से उसने जो यहां पे पागल बनाया हमको, वो पता क्या कर रहा था, वो बेसिकली
H प्लस को डायरेक्टली ना दिखा के, इक्वेशन यही है, फाइनल इक्वेशन दिस इज, ठीक है, उसने क्या किया यार, ऐसा नहीं, हम थोड़ा मजा डालते हैं इसके अंदर, H प्लस डायरेक्टली ना देके इसको इनडायरेक्टली देते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, दिस इज द सोर्स ऑफ H प्लस, एसिड तो यहीं से मिलेगा। तो उसने पता क्या करा, उसने आपको H प्लस डायरेक्टली ना देख के H2SO4 के थ्रू दे दिया। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा इस केस में भाई, अगर मुझे ये क्वेश्चन और इसको बैलेंस करना है तो आई थिंक मेरा सब बैलेंस है, बराबर है मामला, बस यहां H प्लस डायरेक्ट लिख के इसको H2SO4 के रूप में रखना पड़ेगा मुझे, हाँ या ना, सोच के बताओ एक बार, ये करना पड़ेगा। और अगर ये चीज करनी पड़ेगी तो भैया जी अब कैसे करें, यहां पे सर यहां पे ऐड कर दो फिर। देखो यार आपके पास कितने HSO4 है, ध्यान से रखना, यहां पे हमको यहां से कितने चाहिए, हमको HSO4 दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा फिर तो, यस और नो, बताओ जल्दी से। हाँ तो ये ऐड कर दिया आपने, अब मेरे को करना क्या है, मेरे को दिख रहा है कि H प्लस जो है मेरे पास वो इधर दिख रहा है मुझे, लेकिन मुझे इसको H2SO4 देना है, H साथ में HSO4 माइनस मेरे को ऐड करना है। तो काम करो ना, दोनों तरफ इसको ऐड कर दो, कितने करने पड़ेंगे, देखो यहां पे आप क्या करोगे, HSO4 माइनस ऐड कर दो इसके साथ, ठीक है, कितने कर देंगे सर, 6 करने हैं। अगर इधर ऐड करोगे तो इधर भी वही ऐड कर दो, HSO4 माइनस ऐड करने हैं सर, कितने 6 ऐड करने हैं, दोनों तरफ ऐड कर दो, इधर भी ऐड कर दिया, इधर भी ऐड कर दिया। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे सर 6H2SO4 प्लस 6I माइनस प्लस ClO3, ये आपको देगा सर 3I2 प्लस Cl माइनस प्लस 3 वाटर प्लस आपका 6HSO4 माइनस, ये आपकी फाइनल इक्वेशन हो गई। ये वेरिएशन उसने इस केस में ऐड करा था, मतलब उसने क्या करा कि जो H प्लस हम लोग इंडिविजुअली दे होता है हमारे पास, उसने उसको इंडिविजुअली ना देके बस HSO4 माइनस का फैक्टर ऐड कर दिया ताकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते, बस इतना चेंज करा उसने, कोई दिक्कत नहीं थी, दोनों तरफ हमने उतने ऐड कर दिए, बिकॉज मुझे दिख रहा है कि HSO4 माइनस लाना है मुझे, वो दिख रहा था मुझे, तो मैंने उधर भी ले आया, मैं इधर भी ले आया, बस बराबर लाना था, क्योंकि इस तरफ मुझे H2SO4 बनाना था, ये मेरा लॉजिक था, क्योंकि यहां पे दिख रहा है ना मुझे कि इधर H2SO4 बनाना है, इधर HSO4 बनाना है, बस इतना वेरिएशन उसने ला दिया, इक्वेशन हमने बना दी। अब पूछ ले क्या पूछ रहा है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ HSO4 माइनस इज 6, आई थिंक 6 है, सही है। आयोडीन इज ऑक्सीडाइज्ड, आयोडीन वाली रिएक्शन देखो जरा, आयोडीन वाली रिएक्शन देखो जरा, आयोडीन वाला जो रिएक्शन है उसमें इलेक्ट्रॉन राइट साइड पे है, तो ये कैसी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन वाली होगी, और ये वाली रिएक्शन रिडक्शन वाली होगी, तो आयोडीन इज ऑक्सीडाइज्ड, देखो जरा यहां पे आयोडीन कहां है, आयोडीन इज ऑक्सीडाइज्ड, सही है। अगला आ गया सल्फर इज रिड्यूस्ड, अबे सल्फर तो सेम ही है, क्लोरीन का रिडक्शन होना चाहिए था, Cl वाला रिडक्शन होना चाहिए था, क्लोरीन इज रिड्यूस्ड, ये तो गलत है, सल्फर के साथ तो कुछ हुआ ही नहीं बेचारा, वो तो पहले भी ऐसे अभी भी वैसे। H2SO4 इज मोर ऑफ द वन ऑफ द प्रोडक्ट होना चाहिए था, आई थिंक ये ऐसा होना चाहिए था, मोर नहीं होना चाहिए था, दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट, तो वाटर इज वन ऑफ द प्रोडक्ट, आई थिंक प्रोडक्ट में वाटर दिख रहा है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये आपके सामने था, दिस क्वेश्चन केम इन एडवांस, ठीक है, तो हाँ आ जाते हैं कभी कभी ऐसे सवाल भी, बट यस यू गाइस गेट द जिस्ट। ये बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट हैगी, क्योंकि इस बैलेंसिंग के ऊपर बहुत सारा गेम हमारा डिपेंड करेगा। मैं फिर से एक बात बोल देता हूं, बैलेंसिंग विल सेव यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फॉर्मूलाज। ऐसे एन फैक्टर पढ़ेंगे अभी हम लोग, और एन फैक्टर के रूल्स मैं तुम्हें बता देता हूं, दोज आर वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, तो आप लोग अगर एन फैक्टर के भरोसे बैठे रहे तो पागल हो जाएंगे, मतलब बहुत सारे ऐसे 1000 केस बनते हैं, उस पर एक एक करके ढूंढते रहोगे तो पागल हो जाओगे। तो व्हाट आई हैव डन, मैंने एक तरीका बना रखा है जिस तरीके से बैलेंसिंग का यूज करते हैं, एंड ऑलमोस्ट आपके मैक्सिमम एन फैक्टर कवर हो जाएंगे। तो बिना बैलेंसिंग के इट विल बी वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, फिर वही वाली बात हो जाएगी, इतने सारे एन फैक्टर याद करने पड़ेंगे, डोंट डू दैट। तो अगर ये बैलेंसिंग ढंग से कर लोगे, अभी हम लोग इसके ऊपर और प्रैक्टिस करेंगे, अभी जब मैं अभी एन फैक्टर सिखाऊंगा, बस स्टार्ट हुआ है बैलेंसिंग वाला पार्ट, अभी एन फैक्टर करेंगे तो इट विल बी बैलेंस, मतलब हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे, तो वहां पे आपको आइडिया लगेगा, अच्छा ये बेनिफिट है इसका। बैलेंसिंग के डायरेक्ट क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं एग्जाम में, लेकिन बैलेंसिंग का ज्यादा यूज हम लोग एन फैक्टर निकालने में करेंगे, जो भी आने वाला है क्या होता है एन फैक्टर देखेंगे, बट हाँ प्लीज प्रैक्टिस दिस एन फैक्टर, अभी हम और करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट मास की, तो क्या होता है इक्विवेलेंट मास, उस पर आते हैं। देखो यार आपकी लाइफ में ना, जब ये शुरू चल रही थी जिंदगी केमिस्ट्री की, तो उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स, मतलब ऐसे देखा गया कि यार जितने भी आपके कुछ स्टैंडर्ड सेट करेंगे, ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड सेट करा गया, तो यहां पे मैं स्टैंडर्ड सेट कर देता हूं, तो कुछ एलिमेंट्स को ना स्टैंडर्ड माना गया, ठीक है, जैसे आपको मूल कॉन्सेप्ट याद होगा,
उसमें सेट माना गया था, ठीक है। तो कुछ एलिमेंट स्टैंडर्ड माने गए, जैसे कौन से माने गए, एक मान लो हम लोगों ने हाइड्रोजन लिया, एक हमने स्टैंडर्ड माना ऑक्सीजन को, एक माना क्लोरीन को, एक माना सिल्वर को, एक माना आयोडीन को, ये स्टैंडर्ड माने। क्यों माने बताता हूं अभी। और इनका कुछ मास लिया, स्टैंडर्ड एलिमेंट्स लिए एक तो, ठीक है, दीज आर द स्टैंडर्ड एलिमेंट्स, और इनके साथ क्या किया, इनका एक फिक्स्ड मास लिया, फिक्स्ड मास। तो स्टैंडर्ड एलिमेंट लिया और क्या करा, साथ में एक फिक्स मास लिया। हाइड्रोजन का लिया 1, ठीक है, ऑक्सीजन के लिए लिया गया 8, क्लोरीन के लिए गया 35.5, ठीक है, सिल्वर के लिए लिया गया 108 ग्राम, आयोडीन के लिए लिया गया 127 ग्राम, ठीक है। आइडिया ये था कि ये जो स्टैंडर्ड आपके लिए गए हैं, इसमें ना मतलब ये देखा गया कि ये जितने भी एलिमेंट्स आपके पीरियोडिक टेबल में हैं, जितने भी हैं आपके पास, उन एलिमेंट्स का अगर मैं रिएक्शन करवाता हूं इन लोगों के साथ, चाहे वो हाइड्रोजन का, मतलब एक ही एलिमेंट है, उसका रिएक्शन मैंने 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कराऊं, या मैं ऑक्सीजन 8 ग्राम के साथ कराऊं, या मैं क्लोरीन 35.5 के साथ कराऊं, मतलब इनमें से, इन 5 एलिमेंट्स में से उनके इतने मास के साथ अगर रिएक्शन करवाता हूं तो इट इज ऑलवेज अ फिक्स क्वांटिटी। ये देखा गया, ठीक है। हम लोग आज के टाइम पे तो बहुत श्योर है कि वैलेंसी वैलेंसी क्या होती है, आज हमें सब कुछ पता है, लेकिन दिस इज अ वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि भैया आपके जितने भी एलिमेंट्स उठा के ले लो, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एलिमेंट आपका सबके साथ रिएक्ट कर रहा हो, चाहे क्या पता इसके साथ कर रहा हो, क्या पता इसके साथ कर रहा हो, क्या पता 3 के साथ कर रहा हो, क्या पता 5 के साथ कर रहा हो, कुछ भी हो सकता है। आइडिया ये है कि जब एलिमेंट्स को, जितने भी एलिमेंट्स आपकी जिंदगी के हैं, उनमें इनके साथ रिएक्ट करवा दो, ठीक है। या फिर अगर इनमें से किसी के साथ भी नहीं कर रहा तो एक और कंडीशन होती है, आप इलेक्ट्रॉन उठा लो 1 मोल, ठीक है, मतलब चाहे इनमें से, वैसे तो 99% एलिमेंट्स इनके साथ रिएक्शन कर ही जाते हैं, फिर भी नहीं अगर कोई कर रहा तो इलेक्ट्रॉन के साथ तो हर कोई कर सकता है। तो ये आपके ना स्टैंडर्ड सेट करेंगे, दिस वर द स्टैंडर्ड, इनमें से किसी एक से तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, जितने एलिमेंट्स हैं। तो हमें बोलते क्या हैं कि द अमाउंट ऑफ मास, मतलब वो मास जो इसके साथ रिएक्ट करे, या फिर मतलब एक एलिमेंट, जैसे मान लो आपका सोडियम है, तो सोडियम एक, कितना ग्राम सोडियम 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, वो सोडियम का क्या होगा, इक्विवेलेंट मास होगा, यस। या फिर कितने सोडियम 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, वो क्या होगा, उसका इक्विवेलेंट मास होगा। कितना सोडियम आपका 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, वो उसका इक्विवेलेंट मास होगा। अब ये तो जानते हैं हम लोग, ठीक है। अब सोडियम सिल्वर के साथ हम लोग जनरली नहीं देखते, तो ठीक है, सिल्वर को मारो गोली, ठीक है। आयोडीन के साथ देखते, तो कितना सोडियम मेरा 127 ग्राम आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा, वो हो गया। या फिर कितना सोडियम मेरा 1 मोल इलेक्ट्रॉन के साथ करेगा। अब सोडियम का रिएक्शन तो पता ही है हम लोगों को है, सोडियम किसमें जाता है सर, सोडियम Na+ और 1 इलेक्ट्रॉन में जाता है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए कितना सोडियम का मास आएगा सर, 1 के पीछे 1 है, 1 के पीछे 1, इसका मास कितना आएगा सर, 23 ग्राम। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम। तो आइडिया ये, अभी हम लोग करेंगे इसके ऊपर, आइडिया ये है कि आपकी लाइफ में ये जो स्टैंडर्ड सेट करेंगे, इन किसी भी स्टैंडर्ड के पीछे आपको क्या करना है, आपको देखना कि एलिमेंट कितना मास दिखा रहा है। मैं तुम्हें एग्जांपल के थ्रू बताता हूं तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। जैसे सबसे पहले सोडियम का एग्जांपल लेते हैं, तो सोडियम रिएक्शन करता है क्लोरीन के साथ और आपको देता है NaCl। तो मुझे दिख रहा है 1 मोल सोडियम, मोल कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट, 1 मोल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा। 1 मोल सोडियम का मास कितना होता है सर, 1 मोल सोडियम का मास होता है 23 ग्राम। तो 23 ग्राम सोडियम रिएक्ट करेगा, क्लोरीन का मास होता है 35.5 ग्राम, 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ, और वही स्टैंडर्ड होता है। चेक करना जरा, व्हाट वाज द स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड यही था 35.5। तो इसके साथ कितना रिएक्ट करा, इतना। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज बेसिकली इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम। तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम। आई होप यू गाइस गेट द जिस्ट। यस, ये इक्विवेलेंट मास आपका सोडियम का निकल गया। अच्छा सर, क्या सिर्फ, और कोई एग्जांपल दो इसी में, लो ऑक्सीजन के साथ ले लेते हैं। जैसे मान लो सोडियम मेरा रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो आपको क्या देगा, आपको देगा Na2O। ये आपकी इक्वेशन होती है, ठीक है। Na2O इसको हाफ ले लेता हूं, ठीक है, ये कितना आ गया 2Na, तो ये आपका हाफ ऑक्सीजन कर देता, ये क्वेश्चन आती है, ठीक है। अब आइडिया ये है इसके अंदर, अगर आप देखेंगे कि मेरे पास कितना है, मेरे को देखना है, यहां पे अगर चेक करोगे तो सर 2 मोल सोडियम जो है वो रिएक्ट करता है हाफ मोल ऑक्सीजन के साथ। 2 मोल सोडियम का मास कितना होगा, 2 × 23, इतना ग्राम सोडियम जो है वो रिएक्ट करेगा कितना, हाफ इंटू ऑक्सीजन का मास होता है 32, तो 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, ठीक है।
तो ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 46 ग्राम सोडियम रिएक्ट करेगा सर 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ है, पर हमको 8 ग्राम के पीछे चाहिए। ओ ऑक्सीजन ले लेता हूं, यस, अब तो ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन पे ले आते हैं। तो 8 ग्राम चाहिए, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन के पीछे कितना हो जाएगा सर? 8 ग्राम ऑक्सीजन के पीछे हो जाएगा 23 ग्राम सोडियम। लो भैया, तो ये क्या हो जाएगा? 8 ही ऑक्सीजन स्टैंडर्ड माना था, 8 ऑक्सीजन स्टैंडर्ड माना था, वही वाली बात है सर। अच्छा सर, अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन वाली हरकत करूं, लो इलेक्ट्रॉन वाली हरकत करते हैं, तो सोडियम जो होता है सर, सोडियम प्लस और एक इलेक्ट्रॉन में जाता है, तो एक के पीछे एक, तो 1 मोल सोडियम रिएक्ट करता है और देता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन। और 1 मोल सोडियम का मास कितना होता है सर? 23 ग्राम होता है 1 मोल सोडियम का। ये क्या हो जाएगा? इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। चाहे आप यहां से निकाल लो, चाहे आप यहां से निकाल लो, चाहे आप यहां से निकाल लो, मतलब आपके जो एलिमेंट्स होंगे वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ तो इनमें से रिएक्ट कर ही जाएंगे, और जिसके साथ कर जाएंगे वहां तुम्हारा भला हो जाएगा, अपना गेम सेट हो जाएगा। यू गाइस गेट द जिस्ट? बताइए क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो मतलब आप चाहे इनमें से कोई भी जिसके साथ भी कर रहा है, अब सोडियम हाइड्रोजन के साथ भी करता है, ठीक है, यहीं पे सोडियम जो है हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्शन करता है, हाइड्रेट बनाता है, तो एक मैं वो भी दिखा देता हूं। लो, तो सोडियम जो होता है हाइड्रोजन के साथ भी करता है, सोडियम हाइड्रेट बनाता है। तो यहां से दिख रहा है 1 मोल सोडियम 1 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। 1 मोल सोडियम का मास होता है 23 ग्राम, तो 23 ग्राम सोडियम विल रिएक्ट विद 1 ग्राम हाइड्रोजन, और 1 ग्राम हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मानते हैं, देख लो जरा, ये वैसे 1.008 होता है, पर चलो 1 ले लेते हैं उसको, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, तो चाहे ऐसे देख लो, ये भी क्या हो गया? इक्विवेलेंट मास हो गया। तो आइडिया ये है कि आपने जो ये स्टैंडर्ड सेट करा हुआ है, आपका एलिमेंट्स इनके सबके साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, कुछ के साथ कर सकते हैं, किसी एक के साथ कर सकता है, कुछ नहीं हो रहा तो इलेक्ट्रॉन के साथ तो कर ही सकता है। तो दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड, और इन स्टैंडर्ड के साथ जो भी मास रिएक्ट करता है किसी एलिमेंट का, वो उस एलिमेंट का क्या बोला जाता है? इक्विवेलेंट मास बोला जाता है। आई होप यू गाइस गेट द कॉन्सेप्ट, यस। और अगर ये चीज आपके पल्ले पड़ गई तो चच्चा जी आते हैं, जरा और एग्जांपल दे दो सर एक दो। लो, जैसे मैग्नीशियम ले लेते हैं, ठीक है, इसको करते हैं, तो मैग्नीशियम का एग्जांपल दे देता हूं। मान लो सर मैग्नीशियम जो रिएक्ट करता है सर MgCl2 बनाता है MgCl2 के साथ, चलो इसके अंदर निकालो, ठीक है। और मान लो सर हाइड्रोजन के साथ भी करा दो सर, एक बार हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता तो सर ये MgH2 बनाता है, ये रिएक्शन है सर। अच्छा सर ऑक्सीजन के साथ भी कर दो एक बार, सर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है आपका MgO, तो हाफ मोल ऑक्सीजन के साथ करता है। अब इसमें से सबके साथ क्या करो? बैलेंस करके निकाल लो जरा, ठीक है। कैलकुलेट इट बाय बैलेंसिंग द रिएक्शन, तो यहां पे अपन बैलेंस करेंगे, ठीक है। कितना आ रहा है वही देखना जरा। यहां पे अगर आप चेक करोगे तो भाई इधर आ रहा है भैया आपका 1 के पीछे 2, 1 के पीछे 1, सॉरी, तो ये आ रहा है सर 1 मोल मैग्नीशियम जो है वो रिएक्ट करेगा 1 मोल Cl2 के साथ, ठीक है, या फिर आप 2 मोल Cl लिख सकते थे। तो 1 मोल मैग्नीशियम ऐसे भी लिख दूं कि 1 मोल मैग्नीशियम जो है, 1 मोल मैग्नीशियम किसके बराबर हो जाएगा सर? 2 मोल Cl एटम, ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, ऐसा भी लिख सकता हूं, बात तो बराबर है। तो 1 मोल मैग्नीशियम का मतलब 24 ग्राम मैग्नीशियम जो होगा सर वो रिएक्ट करेगा 2 मोल क्लोरीन, तो 2 इंटू 1 मोल क्लोरीन का मास होता है 35.5 ग्राम क्लोरीन, ये होता है आपका इतने एटम के साथ। अब आइडिया ये है कि यहां से हमारे को लेकिन किससे करना है? हमारा स्टैंडर्ड क्या होता है? हमारा स्टैंडर्ड होता है 35.5, तो मुझे इसके आधे पे चाहिए। तो अगर 2 के साथ इतना करता है तो आधे के साथ कितना करेगा? 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ कितना करेगा? इसको आधा करा तो इसको भी आधा कर दो, तो सर ये करेगा 12 ग्राम। तो 12 ग्राम मैग्नीशियम जो होगा ये क्या हो जाएगा? इसका इक्विवेलेंट मास। तो ये हो गया इक्विवेलेंट मास, यहां वेट बात बराबर है, ये आ गया आपका आंसर। यही चीज इधर करके देखते हैं भाई, वही वाली बात, एक के साथ एक, तो 1 मोल मैग्नीशियम जो होगा वो 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, या फिर 1 मोल मैग्नीशियम जो होगा वो आपका 2 मोल हाइड्रोजन एटम के साथ करेगा, यस। तो यहां से 1 मोल मतलब 24 ग्राम मैग्नीशियम, वो रिएक्ट करेगा किसके साथ? 2 इंटू 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ। सॉल्व करेंगे तो 24 पे 2 करता है, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन पे कितना करेगा? आधा, तो दैट इज 12 ग्राम मैग्नीशियम। और यही क्या होता है? स्टैंडर्ड। तो ये स्टैंडर्ड है, तो ये क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट मास हो जाएगा, यस। वही चीज आप यहां भी कर सकते हो, और यही ऑक्सीजन के साथ भी कर लो ये चीज, ठीक है। मैं अब यहां पे काम करता हूं, वो ले लेता हूं, ठीक है, क्या कहते हैं,
यहां पे इलेक्ट्रॉन वाला ले लेता हूं, वो भी अच्छा एग्जांपल है, दैट इज Mg+2 और 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें ब्रेक होता है। तो फिर वही वाली बात भाई, 1 मोल मैग्नीशियम रिएक्ट करता है 2 मोल इलेक्ट्रॉन के साथ, तो अपन क्या बोलेंगे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के साथ कितना करेगा सर, ये करेगा 1/2 मोल मैग्नीशियम। मास निकालोगे तो हाफ इंटू 24, ये निकलेगा 12 ग्राम। तो 12 ग्राम मैग्नीशियम जो आ रहा है वो रिएक्ट कर रहा है 1 मोल इलेक्ट्रॉन के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। तो आइडिया ये है कि आप कोई भी उठा लो, कहीं से भी उठा लो, आपको मतलब सेट कर गया, ठीक है। तो आप इन स्टैंडर्ड को, ये स्टैंडर्ड इसी तरह से चुने गए हैं कि एलिमेंट चाहे जिसके साथ भी कर रहा है, आंसर उसका फिक्स आएगा। मैंने अभी 3 एग्जांपल आपको दे दिए, 4 सोडियम में दे दिए, 3 आपको मैग्नीशियम में दे दिए, मतलब गाइस गेट द जिस्ट ना कि होगा क्या, वो मैटर करता है। तो ये जो स्टैंडर्ड एलिमेंट्स के साथ मास निकालते हो, एक फिक्स मास आता है, और उसी फिक्स मास को क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विवेलेंट मास बोलते हैं। तो अब इस डेफिनेशन को मैं यहां पे लिखवा देता हूं, दैट इज इट इज द मास ऑफ एनी सब्सटेंस व्हिच रिएक्ट्स और लिबरेट्स 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, या 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, या 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, या 80 ग्राम ऑफ ब्रोमीन के साथ भी कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो स्टैंडर्ड, यू कैन गो फॉर ब्रोमीन एज वेल, या 108 ग्राम सिल्वर, या 127 ग्राम आयोडीन, या 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट मास। अब पल्ले पड़ गया है, ठीक है। तो सर ये तो पूरी की पूरी मोल कॉन्सेप्ट घुस गया इसके अंदर है। अब आपका हिसाब है, अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट से करना है आप मोल कॉन्सेप्ट से कर सकते हो, दैट इज वन आइडिया, नहीं तो इसके फॉर्मूले भी होते हैं, ठीक है, फॉर्मूले भी होते हैं। देखो मैं पर्सनली आई थिंक मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद, और आई थिंक आयनिक वगैरह सब पढ़ने के बाद, और भी रिडॉक्स पढ़ने के बाद भी तुम्हें लगेगा कि फॉर्मूलाज आर समथिंग विच वी अवॉइड एट जब तक हो सके, ठीक है। बताना तो पड़ता है मुझे, पर हाँ आइडिया वो है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अगर जिसको, एक तो गया ये तरीका जो मैंने बता दिया कि क्वेश्चन ऐसे आएगा इक्विवेलेंट मास ढूंढने का, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आएगा इक्विवेलेंट मास ढूंढो। आप यहां तो ऐसे कर सकते हो जो मैंने ये तरीका बताया, जो कि बहुत सेट बढ़िया बढ़िया तरीका यार है ना, एकदम सेट कर देता सब कुछ। लेकिन अगर किसी को नहीं सर ना, आप हमको फार्मूला बता दो सर, ठीक है, फार्मूला बता दो। जैसे मैं इन 3 में बता देता हूं, अब इसी को आगे एक्सटेंड कर सकते हो आप। मान लीजिए कोई मेरे को बोले सर नहीं, मेरे को बताओ जरा, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, अगर कोई मेटल का मास निकालना है मेटल ऑक्साइड में, तो इसका फॉर्मूला बन जाता है, ऊपर मेटल आएगा हमेशा, तो मास ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय जो मास ऑक्सीजन का आ रहा है, मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इनटू क्या करेंगे, इनटू जो भी आपका मास आ रहा है, इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 8, ये आपका आ जाएगा यहां से। अच्छा अगर क्लोराइड होता सर, तो मास ऑफ मेटल, दिस इज मास ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय मास ऑफ क्लोरीन, जो भी आपके पास क्लोराइड आ रहा है, मास ऑफ क्लोरीन, इंटू क्या कर देंगे सर, इंटू कर देंगे 35.5। अच्छा अगर हाइड्राइड आ गया तो सर मास ऑफ मेटल इंटू अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन, इधर क्या कर देंगे, इधर कर देंगे बेटा इंटू 1। वैसे तो 1.008 होता है, पर 1 ज्यादा, इस मतलब अप्रोक्सीमेटली आप 1 भी ले सकते हो, चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। और अगर ऐसे ही अब बाकी बना लेना, अगर मान लो कल को आयोडीन आ जाए तो इंटू 127, ब्रोमीन आ जाए इंटू 80, ठीक है, समझ गए, सिल्वर आ जाए इंटू 108, बस इस तरह से चलता है। मतलब ये जबरदस्त है कुछ नहीं, ये फॉर्मूले मिलते हैं किताब में, है कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ यूनिटरी मेथड है, जो यहां पे हम लोग कर रहे हैं ना उसी का यूनिटरी है, बस बना दिया फॉर्मूला। क्वेश्चन करके दिखाता हूं तुम्हें, तो तुम्हें समझ आएगा हाँ ये बात तो सेम ही है। जैसे ये क्वेश्चन है, मान लो ऐसा क्वेश्चन आएगा हमारे पास, हमको इक्विवेलेंट मास निकालने होंगे, ठीक है। तो अगर मुझे इक्विवेलेंट मास निकालने हैं तो मैं क्या करूंगा इस केस में, भाई मेरा बड़ा डायरेक्ट कंसेप्ट है। इक्विवेलेंट मास अगर आपको निकालना है तो अपन क्या करेंगे, यहां पे है 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स दिस। तो एक एल्यूमिनियम रिएक्ट करा 54 ग्राम, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और इतना आपका एल्यूमिनियम निकालता है ऑक्साइड का। कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, 2 तरीके से किया जा सकता है। इन एनी केस आपको ऑक्सीजन का मास तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है 54 ग्राम, अगर 54 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है कुछ x ग्राम ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है 102 ग्राम एल्यूमिना, उसका ऑक्साइड। तो यार यहां से ऑक्सीजन की अमाउंट निकल जाएगी, आप खुद से सोचो जरा, क्या ऑक्सीजन की अमाउंट नहीं निकलेगी? अरे सर बिल्कुल निकलेगी। जो बच गया होगा दैट इज x, कैसे निकलेगा सर, 102 में से 54 माइनस कर दो तो आई थिंक कितना आ जाएगा, ये शायद 48 आएगा। तो 48 ग्राम आपके पास क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन 48 ग्राम रिएक्ट कर रहा है, इतना मेरे को पता लग गया। तो 54 ग्राम एल्यूमिनियम 48 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो एल्यूमिना बना रहा है।
तो अपन फिर ऐसे सोचेंगे यार, ऐसा है कि 54 ग्राम एल्यूमिनियम जो है सर, ठीक है, ये तो करना ही पड़ेगा आपको, 54 ग्राम एल्यूमिनियम जो है दैट इज रिएक्टिंग विद, अब यूनिटरी लगाएंगे, 54 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट करके क्या बनाता है, 48 ग्राम ऑक्सीजन बनाता है सर, ठीक है। पर हमारा ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड क्या है, ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड था 8 ग्राम, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन किस पे बनेगा सर, x ग्राम एल्यूमिनियम पे मान लो इसको, तो करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इंटू 48 इक्वल टू 54 इंटू 8, 8 गया 6 पे, 6 गया 9 पे, x की वैल्यू आ रही है 9, तो 9 क्या हो जाएगा, 9 ग्राम, दिस इज इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम, ये आपके एल्यूमिनियम का क्या हो गया, इक्विवेलेंट मास हो गया। दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। आई होप यू गाइस गेट द फंडा। ऑलराइट, यस और नो, समझ गए, बहुत बढ़िया। अगर ये वाली बात समझ गए हो आप, ठीक है, ये वाली बात समझ गए आप, तो चाचा जी इसी क्वेश्चन को ना, अब ये तो मेथड नंबर 1 था, ये तो गया इसका मेथड नंबर 1, लो वैसे यही करूंगा, मेरा फेवरेट यही है, ठीक है, दिस इज मेथड नंबर 1। कुछ लोग कहते हैं नहीं सर ऐसे नहीं करेंगे अपन, आप ऐसे करेंगे, मेथड 2 से करेंगे सर, आप हमको फॉर्मूले से करवाओ, तो फॉर्मूले में भी वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी इसकी, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे, सीधा सीधा इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला लिख सकते हो ऑफ एल्यूमिनियम, क्या हो जाएगा सर, दिस इज मास ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू सर 8, तो एल्यूमिनियम कितना था 54, ऑक्सीजन कितना था 48 इंटू 8, 8 गया 6 पे, 6 गया 9 पे, आंसर अभी भी तो 9 ही आएगा, कोई बड़ी चीज अलग थोड़ा ना आ जाएगा, तो है कुछ नहीं फॉर्मूला, याद करने के लिए बस एक स्टेप ऐड हो, देखो ये करा, इसको इंटरचेंज करके यही तो बन रहा है, बस यूनिटरी को फॉर्मूला बना दिया जबरदस्ती का। फॉर्मूला क्यों याद करने भाई, जबरदस्ती है, जब यूनिटरी से जिंदगी आसान चल रही है तो क्यों याद करना है फॉर्मूला। लो ये क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये तो कराई दिया आपको, अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो आप लोग, ठीक है। चलो इसके ऊपर थोड़े वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, जितने जितने का पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे आप लोग और बताएंगे क्या आंसर आ रहा है, थिंक अबाउट दिस, ठीक है। यहां पे क्या होएगा, यहां पे कहता है भाई 0.71 ग्राम क्लोरीन रिएक्ट्स विद सर्टेन वेट ऑफ मेटल टू गिव्स इतना मेटल क्लोराइड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, तो 0.71 ग्राम क्लोरीन है, वो रिएक्ट करता है मान लो x ग्राम मेटल के साथ, क्या बना देगा आपका, आपको दे रहा है 1.11 ग्राम आपको मेटल क्लोराइड दे रहा है, ये दे दिया आपको, ठीक है, दिस इज गिवन। तो यहां से मुझे समझ आ गया कि मेटल कितना होगा, ये हो जाएगा 1.11 माइनस 0.71, आई थिंक ये निकल के आ रहा है आपका 40, तो दिस इज 0.40 ग्राम, तो 0.40 ग्राम मेरे पास मेटल का मास है, तो इतना मेटल इतने क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके बना रहा है, तो अपने को इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो कैसे निकाल लेंगे, फिर वही वाली बात, तो 0.40 ग्राम मेटल वो रिएक्ट करके बनाता है 0.71 ग्राम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, हमारा स्टैंडर्ड होता है क्लोरीन पे 35.5, तो 35.5 क्लोरीन पे कितना रिएक्ट करेगा सर, मान लीजिए x ग्राम मेटल रिएक्ट करेगा, ये आएगा, ठीक है। और अगर ये आएगा तो यहां से क्या करेंगे, यहां से x कितना निकल के आएगा, सोच के बताना, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ x, तो x जो कैलकुलेट करेंगे, दिस इज 0.40 इंटू 35.5, 0.40 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 0.71, ये आ जाएगा। तो देखो जरा पॉइंटों से पॉइंट गया, ये गया 2 पे, ये गया 20 पे, तो आंसर आ जाएगा भाई मेरा 20, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर वही वाली बात, यहां से फॉर्मूला करना, फॉर्मूला कर लेना, ऐसा कोई बहुत तोप चीज तो है नहीं फॉर्मूला। लो एक ये क्वेश्चन और आता है इसके ऊपर वैरायटी का, परसेंटेज के रूप में दे देता है, इसको एक और ट्राई कर लो। कहता है मेटल ऑक्साइड कंटेन्स 60% ऑफ मेटल बाय मास, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ योर मेटल, ठीक है। क्या आएगा भाई इसके अंदर, देखो आपको मेटल ऑक्साइड दे रहा है जिसमें 60% मेटल है, तो भैया बाकी 40% क्या होगा, बाकी जो 40% होगा वो आपका ऑक्सीजन होगा। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, मान लिया करो 100 ग्राम मेटल है आपके पास, मान लिया करो, ठीक है, तो भाई अगर 100 ग्राम मेटल है मेरे पास, खुद सोचना 100 ग्राम अगर मेरे पास मेटल ऑक्साइड है, तो फिर मैं क्या मानूंगा, उसके अंदर मेरा 60 ग्राम क्या है सर, 60 ग्राम आपके पास मेटल होगा और सर 40 ग्राम आपके पास ऑक्सीजन होगा, यही होगा सर, हाँ सर। तो अगर 100 में से 60 और 40 का रेशो डिवाइड रूल हो रहा है, तो भैया अब तो गेम सेट है, अब तो जिंदगी बढ़िया चलेगी, क्योंकि यहां पे अगर आप देखोगे तो मेटल 60 के साथ 40 ऑक्सीजन, तो 60 ग्राम मेटल पे आपको रिएक्ट करके मिल रहा है 40 ग्राम ऑक्सीजन।
आपको ऑक्सीजन चाहिए होता 8 ग्राम का, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए तो ये कितना हो जाएगा, x ग्राम मेटल हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो x आएगा 60 इंटू 8/40, 2/3, 2 गया 4 पे, आंसर आ गया भैया 12 ग्राम। तो 12 ग्राम में जो मेटल हो जाएगा ये आपका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। यस और नो। तो ये इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। चलो भाई, तो यहां तक हो गया आपका। तो एक काम करते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ मॉलिक्यूल। यार देखो, अभी तक जितने क्वेश्चंस करे आपने उसके अंदर आपके पास कहीं ना कहीं एटम था या कोई एलिमेंट था, है ना, ये अभी तक तो यही हुआ। लेकिन अब क्या है, अब अगर मान लो मेरे पास कोई मॉलिक्यूल आ जाए, ठीक है, अभी तक तो आप लोग एलिमेंट्स के अंदर खेल रहे थे और एलिमेंट्स में आई थिंक 1-to-1 रिलेशन से निकल जाता, ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं कुछ ऐसा सा याद आ रहा है, अगर मैं आपको फॉर्मूला याद करूं, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर कैसे करते थे, मान लो अगर मुझे मॉलिक्यूलर मास निकालना होता है, ठीक है, लेट्स से मुझे मॉलिक्यूलर मास निकालना है ऑफ वाटर, तो सर कैसे निकालते थे, फॉर्मूला याद करो जरा, अटॉम अपना मोल कॉन्सेप्ट रिवाइज करो एक बार। तो सर इसको कैसे निकालते थे, कुछ नहीं सर, इट इज बेसिकली नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इनटू मोलर एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे निकालते थे ना, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस क्या हो जाएगा, प्लस सर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरह से निकलता था ये, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो सर ये कैसे करते थे हम लोग, यहां पे अगर आप चेक करोगे तो 2 एटम है, 2 इंटू हाइड्रोजन का मास 1 प्लस एटम 1 है इंटू इसका मास होता है सर आपका 16, एक ऑक्सीजन का, तो मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो ये निकल के आता है सर 18 ग्राम। तो ये क्या हो गया, दिस इज मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मासेस को, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कैसे निकालते थे, एटॉमिक मास को के साथ उसके नंबर ऑफ एटम्स को मल्टीप्लाई कर दो, इस तरह से हमारा ये पूरा मास निकल जाता था। ये चीज हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं मोल कॉन्सेप्ट में, दिस इज ऑलरेडी डन, ठीक है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। पॉइंट ये है कि आपकी लाइफ में ऐसा होगा कि अगर मुझे इसी तरह से इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो इक्विवेलेंट मास बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसमें तमाशा कम है। इक्विवेलेंट मास अगर आपको निकालना है वाटर का, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ वाटर किसी मॉलिक्यूल का निकालना है, तो वो सीधा सीधा होता है, उसमें एडिशन नहीं है, वो टेंशन नहीं है, वो सीधा सीधा निकलेगा। इट विल बी इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन, इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस सीधा सीधा लिखोगे इक्विवेलेंट मास, पूरा लिख देता हूं, इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन। कितना होता है, आपने ऑलरेडी इसका निकाल लिया, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास पहले मैंने बताया था, ठीक है, जो 1 ग्राम, जो हाइड्रोजन स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड है उसका तो सेम ही कर दोगे, तो ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 1, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का कितना स्टैंडर्ड था 8, तो करेंगे कितना आएगा 9, तो ये आपका 9 ग्राम निकल के आ रहा है, ठीक है, पर इक्विवेलेंट बोलते हैं वैसे इसको, जैसे ये ग्राम पर मोल में होता है वैसे ये ग्राम पर इक्विवेलेंट में आता है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। अभी के लिए बस इसको हटा दो, ये पंगे, फिर वो तुम पागल हो जाओगे इसमें, इसको हटा देता हूं, हाँ यस। अब देखो जरा यहां से, तो इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ वाटर, दिस इज 9। अब ये एक तरीका इसको निकालने का, दिस इज वन तरीका, ठीक है, जो कि तुम्हें समझ आ रहा है, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, वेरी वेरी बिग, करने को कर सकते हैं, ऐसे कोई बहुत 30 मार खान चीज तो नहीं है, इंडिविजुअली सर एटम्स के ऐड कर दो बस, ठीक है, पर इसमें भी ना पता नहीं आलस आ रहा है, इट बिकम्स वेरी वेरी लंबा। तो व्हाट टू डू, अपने पास इसका एक सोल्यूशन है, व्हाट यू कैन डू, इस इक्विवेलेंट मास को किसी तरह से मैं मॉलिक्यूलर मास से रिलेट कर लूं, कोई ऐसा तरीका हो कि मैं इस मास को इस मास से रिलेट कर दूं, मेरे पास ऐसा तरीका है। तो व्हाट आई वांट टू डू, मैं क्या कर रहा हूं, मॉलिक्यूलर मास को इक्विवेलेंट मास से रिलेट करना चाहता हूं और उससे मैं आंसर जल्दी लिख पाऊंगा, क्योंकि आई एम वेरी वेरी कंफर्टेबल विद मॉलिक्यूलर मासेस। मैंने मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर 15 लेक्चर इसलिए नहीं लगाए कि उसको यूज नहीं करेंगे। मॉलिक्यूलर मासेस निकालना बड़ी अच्छी चीज है सर, हमको अब तो याद है, डायरेक्ट दिमाग में फिट है ये वाटर है, अच्छा हाँ 18 होगा, तो जब उससे कुछ रिलेट कर दूं ज्यादा आसान है, ऐसे इंडिविजुअली फिर से कैलकुलेशन करने से, है, क्योंकि मुझे इक्विवेलेंट मासेस में अभी कंफर्टेबल नहीं हुआ सर। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि मेरे पास इक्विवेलेंट मास को अगर मैं रिलेट कर दूं किसके साथ, मॉलिक्यूलर मास से, तो मेरा काम थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। और हां वो किया जा सकता है, कैसे,
ये इसके बराबर होता है डिवाइडेड बाय समथिंग कॉल्ड एन फैक्टर, जिसकी बात मैं लेक्चर के शुरुआत में कर रहा था। इसको कर लो भैया CTM। क्या होता है ये एन फैक्टर? आगे की पूरी क्लास सिर्फ इस एन फैक्टर निकालने के पीछे लगेगी कि व्हाट इज दिस एन फैक्टर। जो इक्विवेलेंट मास तो अड्डा होता है, ये इक्विवेलेंट मास आपका मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर रहता है, और इस एन फैक्टर को हमको इज्जत से अब समझना पड़ेगा। क्या है सर ये एन फैक्टर? जी सर समझा दो थोड़ा सा सर। हाँ जी सर समझा रहे, टेंशन नहीं लेते तुसी। बट ये फॉर्मूला इसको सीटीएम करना है। अभी के लिए जैसे वाटर का एग्जांपल देता हूं, वाटर का जो एन फैक्टर निकल के आता है, बाद में देखेंगे कैसे आता है, वो आता है एन फैक्टर ऑफ वाटर इज 2। तो अगर मुझे वाटर का निकालना है, तो लेट्स से मुझे इक्विवेलेंट मास निकालना है वाटर का, तो सर क्या हो जाएगा? इट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय एन फैक्टर ऑफ वाटर। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास वाटर का होता है 18, एन फैक्टर इसका हो जाएगा 2, तो आंसर निकल के आएगा ये 9 ग्राम। तो ये आपका इक्विवेलेंट मास हो गया पानी का। यस, तो वही तो निकल के आया था यहां से। हाँ सर ये तो सही है, ये थोड़ा आसान लग रहा है मुझे। तो मतलब सारा गेम एन फैक्टर का है। अगर ये एन फैक्टर पता लग जाए तो वही चीज यहां भी लिखी हुई है, इक्विवेलेंट वेट या एटम ऑफ मॉलिक्यूल इज वेरिएबल एंड डिपेंड्स अपॉन समथिंग कॉल्ड एनएफ, दैट इज एन फैक्टर। तो ये आपका एन फैक्टर पे डिपेंड करेगा। क्या है ये एन फैक्टर? पूरा गेम इस एन फैक्टर के ऊपर है। अगर मुझे ये पता लग जाए, इसको कुछ लोग एन फैक्टर भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं आगे जाके पता लगेगा, बट हाँ एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर, अपन एन फैक्टर बोलेंगे इसको। ठीक है, वैलेंसी से थोड़ा सा रिलेशन होता है इसका, बट इतना है। तो हमको क्या करना है सर, कैसे तैसे करके आप एक काम करो ना, मॉलिक्यूलर मासेस में बहुत मुश्किल से कंफर्टेबल हुआ हूं, आप मुझे मॉलिक्यूलर मासेस से रिलेट करा दो और मेरा काम सेट कर दो। अगर मुझे एन फैक्टर सिखा दो सर कैसे निकालनी है दीन दुनिया के, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, मैं खुश हो जाऊंगा। क्योंकि मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि यार वाटर का 18 था, अगर मुझे बस ऐसा पता हो कि वाटर का एन फैक्टर 2 आता है, तो मैं सर 18/2 करके उसको 9 कर देता हूं। यस सर, सही लग रहा है। तो एक एन फैक्टर क्या बला है, अब सारा गेम इस एन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। व्हाट इज दिस एन फैक्टर? क्योंकि एक बार ये एन फैक्टर पता लग गया ना, एन फैक्टर बोल लो या वैलेंसी फैक्टर बोल लो, बात बराबर है। एक चीज सुन लो यार, पहली चीज, हमको ये बहुत सारे केसेस में, मतलब आज की क्लास आगे की एन फैक्टर के ऊपर ही डिपेंड करती है। आपको एन फैक्टर को कैलकुलेट करना है, कैसे तैसे करके हमें एन फैक्टर निकालने हैं। और एन फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए देवियों और सज्जनों, पूरे का पूरा जो है मामला डिपेंड करता है इस एन फैक्टर पे। हम अलग अलग केसेस में कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लो मैं एसिड के लिए निकालूंगा, जैसे मान लो मैं बेस के लिए निकालूंगा, जैसे मान लो मैं सॉल्ट्स के लिए निकालूंगा, जैसे मान लो मैं एलिमेंट्स के लिए निकालूंगा, जैसे मान लो मैं आयंस के लिए निकालूंगा, जैसे मान लो मैं रिएक्शंस के लिए निकालूंगा, सब पे निकालूंगा। अभी यही केस आगे, ठीक है, इन सबको करना है, इन सबको हम लोग निकाल लेंगे। तो हम सबके एन फैक्टर निकाला करेंगे, और एक बार ये एन फैक्टर पता लग गए, गेम काफी आसान हो जाएगा। एक चीज सुन लो, ये जो एन फैक्टर होता ना, ये रिएक्शन को देख के मैटर करता है। अभी चीज करवाऊंगा, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, बट ये लिख लो इंपॉर्टेंट, दैट इज एन फैक्टर डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन, डिपेंड्स अपॉन रिएक्शन एंड कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिएक्शन, एंड कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिएक्शंस, डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिएक्शंस। तो एन फैक्टर रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, और डिफरेंट रिएक्शन का डिफरेंट हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन रिएक्शन एंड कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिएक्शंस। ये आपके सामने है। हम क्या करेंगे, इसके ऊपर पूरी की पूरी कथा गाएंगे। दिस इज वॉट वी हैव टू अंडरस्टैंड, और आज हम लोग इसी के आगे पूरा कैलकुलेशन मारने वाले हैं। ठीक है, कि सर ये एन फैक्टर क्या बला है सर, ये बस हमको एक बार बता दो तो काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। हैं जी? जी सर, अच्छा लगेगा। तो ये लाइन अभी क्लियर नहीं होगी, ये वाली लाइन पे भी थोड़ी देर टाइम लगेगा, बट हाँ जैसे एन फैक्टर पढ़ते रहेंगे तुम्हें ये लाइन पे अपने आप सेट हो जाएगी। वो रिएक्शन के हिसाब से बदलता है, तुम्हारे मूड के जैसे होता है। एक काम करते हैं, एन फैक्टर की कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले मैं निकालता हूं, हमें पहले क्या करना है, एन फैक्टर ऑफ एसिड। पहले इस पे आते हैं एसिड पे, फिर धीरे धीरे करके इन सबके एन फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले आता है एन फैक्टर ऑफ एसिड। क्या होता है सर? तो व्हाट इज एन फैक्टर ऑफ एसिड? डिफाइंड एज, देखो अगेन इसकी जो डेफिनेशन है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि तुम्हारा एसिड किस तरह का है। ठीक है, हमारे पास अगर आपको आयनिक इक्विलिब्रियम याद है तो 3 तरह के एसिड होते हैं। एक होता है अर्हेनियस एसिड, ठीक है, वो वाला एसिड। एक होता है सर ब्रॉन्स्टेड एसिड, वो तो सेम ही होता है सर। एक होता है लुईस एसिड। यस, तो अब पहली डेफिनेशन तो है, ये कौन सी है सर? ये अर्हेनियस के हिसाब से है।
आर्हेनियस एसिड जो होता है, याद आ रहा है कुछ कुछ? क्या होता है सर? जितना H प्लस आयन, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ H प्लस आयन रिप्लेस्ड बाय 1 मोल ऑफ एसिड इन रिएक्शन, कि एक एसिड जो कितने H प्लस आयन को रिप्लेस कर सकता है। भाई आज फोन बज ही जा रहा है तब से मैं ना वही देख रहा हूँ। हाँ, तो वही ना, बर्थडे पे बहुत सारी विशेष आती है, तो फोन सुबह से बज रहा है। हाँ, तो चलिए क्लास रिकॉर्ड करते हैं ऐसे वैसे। यहाँ पे आते हैं, दिस इज HCl, ये किस में ब्रेक करता है भाई? HCl एसिड है सर, किस में ब्रेक करता है? H प्लस और Cl माइनस में। तो भैया एक H प्लस निकल रहा है इसमें, तो इसका इन फैक्टर कितना बोलोगे? इसका इन फैक्टर बोलोगे 1। सर H2SO4 किस में ब्रेक करता है? जब तक कुछ नहीं दे रखा पूरा तोड़ दिया करो। तो ये सर इसमें ब्रेक करेगा 2H प्लस में, और सर ये सल्फेट में ब्रेक करेगा। H प्लस देखने कितने हैं सर? 2, तो एन फैक्टर इसका 2। सर मान लो H3PO4 है, कितने में ब्रेक करता है? तो सर ये 3H प्लस, जब तक कुछ नहीं दे रखा 3H प्लस में और एक फॉस्फेट में ब्रेक करता है सर। तो कितना हो जाएगा सर इसका इन फैक्टर? 3 हो जाएगा। सर और बता दो कोई, जैसे मान लो मेरे पास H2CO3 है, ये सर जब तक कुछ नहीं दे रखा तो पूरा पूरा ब्रेक कर देंगे सर इसको, इसमें ब्रेक करता है सर, तो इसका इन फैक्टर कितना हो जाएगा सर? इसका इन फैक्टर हो जाएगा 2 सर। यू गाइस गाइस द जिस्ट? यस। तो हमको यही दिमाग में रखना है कि आपकी लाइफ में जब भी कोई एसिड दे रखे हैं आर्हेनियस, आपको पूरा पूरा उसको ब्रेक करना है, और देखो जरा निकाल के कितना आ रहा है। ठीक है, और ले लो एग्जांपल। भाई साहब क्या हो गया? ये पूरा पूरा ब्रेक कर दो किसमें? जब तक कुछ नहीं दे रखा था तब पूरा पूरा ब्रेक कर दिया करो। इसमें ब्रेक करेगा तो इसका बेन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आइडिया ये है कि कितने H प्लस आयंस आपके रिप्लेस हो जाते हैं। वैसे तो जब तक कुछ नहीं दे रखा रिएक्शन, तब तक पूरा पूरा तोड़ दिया करो। तो आपके पास जितना H प्लस दे रखा है, ठीक है, उतने ही उसका क्या बन जाएगा? एन फैक्टर बन जाएगा। क्या बात क्लियर हो रही है? यस। तो ये आपकी पहली चीज होती है, डेफिनेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे यहां पे इफ रिएक्शन इज नॉट गिवन अज्यूम, वही लिखा जो मैंने अभी कराया कि अगर जब तक रिएक्शन नहीं दे रखा तब तक क्या अज्यूम करना है कि सारे H प्लस टूट रहे हैं। जैसे HCl है, इसमें एक ही H प्लस है, इसमें टूटेगा तो इसका एन फैक्टर कितना? 1। HNO3 एक H प्लस है, एक नाइट्रेट है, तो एन फैक्टर कितना है इसका? 1। H2SO4 है, 2 H प्लस है, एक सल्फेट है, तो इसमें कितना हो जाएगा? इसमें एन फैक्टर हो जाएगा सर इसका 2, टूटेगा तो 2। जब तक कुछ नहीं दे रखा तब तक पूरा पूरा तोड़ दिया करो, बिकॉज वैसे तो रिएक्शन पे डिपेंड करता है, पर अगर रिएक्शन नहीं दे रखा, सीधा सीधा पूछा HCl का इनफेक्टर बताओ, 1, एक H दिख रहा है। हाँ सर, ये क्लियर हो गया सर इनफेक्टर इनके। ठीक है, अब बात करते हैं अगर, और देख लो। अच्छा हाँ, इसमें एक स्पेसिफिक केस आता है, वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिगार्डिंग फॉस्फोरिक एसिड्स। ये इंपॉर्टेंट है, सुन लो जरा। H3PO4, ठीक है, H3PO3 और एक H3PO2। यार इनके एन फैक्टर अगर देखोगे ना तो अपन दिमाग में आता है इनके, जब आप एन फैक्टर निकालने जाते हो कि सर ये तो पूरे पूरे तोड़ दो आप, इसका 3, इसका 3, इसका 3। देखो यार स्ट्रक्चर बता देता हूं। इसका जो एन फैक्टर आता है वो 3 आता है, इसका जो एन फैक्टर आता है वो 2 आता है, इसका जो एन फैक्टर आता है वो 1 आता है। अब ये क्या है? ये क्या सर, अच्छी चली जिंदगी चल रही थी, ये क्या कॉम्प्लिकेशन पैदा कर दी उसने? क्यों होता है, कैसे होता है, उसका रीजन समझ लो। H3PO4 का स्ट्रक्चर करोगे तो स्ट्रक्चर ऐसा आता है, दिस इज द स्ट्रक्चर, OH OH OH। और अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हो, ठीक है, अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हो, इतना बता देता हूं, ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, ऐसे लिख देता हूं, ऑक्सीजन के साथ वाले हाइड्रोजन बहुत एसिडिक होते हैं, बहुत एसिडिक होते हैं। इसका रीजन आपको ऑर्गेनिक में अच्छे से बताया जाएगा। एज ऑफ नाउ ऑक्सीजन वाले जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक है, जो ऑक्सीजन के साथ लगे होते हैं। तो ये एसिडिक, ये एसिडिक, ये एसिडिक, तो इसमें से कितने निकल जाएंगे? 3 निकल जाएंगे। इसलिए एन फैक्टर कितना है? इसलिए इसके अंदर एन फैक्टर आता है आपका 3। अच्छा सर H3PO3 में क्या दिक्कत है? यार H3PO4 में ऐसे दिक्कत है, ये देखो, ये स्ट्रक्चर है, यहां पे एक OH, यहां एक OH, और ये आपका H होता है। तो ये ऑक्सीजन के साथ है, ये ऑक्सीजन के साथ है, लेकिन ये ऑक्सीजन के साथ नहीं है, तो ये एसिडिक नहीं है, तो ये सिर्फ 2 H प्लस निकाल पाता है, इसलिए इसका इनफेक्टर 2 है। ओहो, अगले में क्या होगा? अगले में यही दिक्कत है। देखो जरा, इसमें क्या है? इसमें एक OH है आपका, लेकिन ये H है, ये H है, तो यहां पे क्या इश्यू है सर? यहां पे फिर वही वाला स्यापा है। यहां पे क्या हो जाएगा? अब की बारी अगर आप देखोगे तो यहां पे मेरे पास सिर्फ एक निकल रहा है, तो इसमें से सिर्फ एक H प्लस निकल पाता है, इसलिए इसका इनफेक्टर कितना? 1। तो ये जो है ये स्ट्रक्चर बेस्ड एन फैक्टर है, और सर इसमें तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी मुझको।
है, इसमें तो दिक्कत हो जाएगी सर फास्फोरिक एसिड वाले में। इसकी एक फास्फोरिक वालों की ना एक ट्रिक होती है, ये इनमें थोड़ा याद रहेगा, ऐसे स्ट्रक्चर सर नहीं याद हो रहा, क्या करूं मैं, क्या करूं सर मैं, तो एक ट्रिक बताता हूं। इसकी ट्रिक है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1 कर दोगे तो वो आपका एन फैक्टर हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो, हाँ 4 ऑक्सीजन है तो 4 - 1 3 एन फैक्टर, 3 ऑक्सीजन है 3 - 1 2 एन फैक्टर, 2 ऑक्सीजन है 2 - 1 1 एन फैक्टर। ये ट्रिक इसमें लगती है, लगा सकते हो कि फास्फोरिक एसिड्स पूछे जाते हैं। आई होप यू गाइस गेट दैट जिस्ट कि हाँ इसका एन फैक्टर सर इस प्रकार से निकलेगा, समझ गए? यस सर। तो कुछ स्पेशल केसेस है जिनके एन फैक्टर पता होने चाहिए, वो ऐसे तो जब तक नॉर्मल है तब तक तो बिंदास कर दो, आग लगा दो, इनमें आग लगा दो, आग लगा दो, बट इनमें देखने पड़ते हैं कि इनके जो एन फैक्टर आते हैं वो कुछ इस प्रकार आते हैं। 2-3 स्पेशल केसेस हमें करने हैं, ठीक है, ये हो गया उसमें से एक। अच्छा सर और कोई ऐसा जो परेशान कर सकता है जिंदगी में? यार एक बोरिक एसिड आता है, ठीक है, ये परेशान कर सकता है। बोरिक एसिड होता है H3BO3, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट, ये आपका अलग टाइप का होता है, ठीक है। आपको बताया था जो H+ एक्सेप्ट कर ले, जो H+ सॉरी डोनेट कर ले, तो वो आपका एक तरह का लुईस एसिड होता है। यस, जो H+ सॉरी ये आर्हेनियस एसिड होता है जो H+ डोनेट कर देता है, हाँ या ना? या फिर उसको अपन ब्रोंसेड एसिड भी बोल सकते हैं। लेकिन एक कैटेगरी आती है लुईस एसिड की, याद करो जरा, एक तरह का लुईस एसिड हो। तीसरी कैटेगरी कराई थी आपको आयनिक में, क्या होते हैं? लुईस एसिड। तो लुईस एसिड के अंदर अगर आपको एन फैक्टर निकालना होता है तो इट इज बेसिकली नंबर ऑफ लोन पेयर एक्सेप्टेड, ठीक है, नंबर ऑफ लोन पेयर जो एक्सेप्ट करता है। आपको याद होगा जो लोन पेयर डोनेट करता है वो लुईस बेस होता है, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है वो लुईस एसिड होता है। तो ये जो बोरिक एसिड होता है ये आपका नॉर्मल एसिड की तरह काम नहीं करता है। इसका अगर आपको स्ट्रक्चर बताऊं, ये स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है इसमें, ठीक है, BOH, यहां पे BOH, यहां पे BOH। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। चलो, तो ये क्या करेगा यार, ये ना H+ दे नहीं पाता, ठीक है। इसका जो बोरोन के होते हैं ये बहुत ही वीक कंपोनेंट है। जब हम लोग इनऑर्गेनिक, आई थिंक आपने थोड़ा बहुत इनऑर्गेनिक पढ़ा है तो आपको पता होगा, आई थिंक P-block हो गया तुम्हारे बैच में ना, हाँ, तो ग्रुप 13 हो गया होगा, तो आपको पता कि बोरोन क्या है, इट इज अ वेरी वीक, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है ना, ऑक्टेट पूरा नहीं है बेचारे का। तो ये बेचारा क्या है, ये देखो जरा, यहाँ पे क्या है इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो सिर्फ 3 बॉन्ड है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये क्या करता है, ये OH आयन एक्सेप्ट, OH से एक्सेप्ट कर लेता है लोन पेयर, तो ये क्या बन जाता है, ये कुछ ऐसा बन जाता है। तो BOH OH 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 ऐसा मामला बन जाता है। और अगर आप देखोगे ये एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, तो यहां पे तुम्हारा जो चार्ज आएगा इस चाचा पे, बोरोन पे, वैसे टेट्राहेड्रल बनाना चाहिए था, ज्यादा अच्छा वो रहता, तो ये मैंने इसको टेट्राहेड्रल बना दिया, ठीक है। तो ये OH 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 OH, ये क्या बन जाएगा, दिस इज द आइडिया, मतलब ये आपने, इसने एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करा, तो 1 लोन पेयर एक्सेप्टेड। तो अगर एक लोन पेयर एक्सेप्ट करा इसने, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, किस तरह का एसिड है ये, लुईस एसिड है। तो यस, इसका जो एन फैक्टर निकल के आएगा वो कितना आएगा, इसका जो एन फैक्टर आता है दैट कम्स आउट एज 1। तो ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ 1, ठीक है। अपन जनरली इसका 3 सोच लेते हैं, 3 नहीं होगा, बिकॉज ये एक तरह का लुईस एसिड है, ये दिमाग में रखना है। इसके अलावा कोई और, इसके अलावा एक एसिडिक एसिड और आ सकता है जो बिल्कुल फंस जाए तुम्हारी किस्मत में, ठीक है। वैसे तो ऑर्गेनिक एसिड्स आगे जाके हम लोग करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होने वाला है। अगर मैं एसिडिक एसिड की बात करूं तो दिस इज एसिडिक एसिड, ये स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर बना दूं तो ये स्ट्रक्चर है आपका CH C डबल बॉन्ड OH, ये आपका एसिडिक एसिड है। और इस एसिडिक एसिड को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे आपके पास कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो ये वाले एसिडिक नहीं है, दीज आर नॉट एसिडिक, ये वाला एसिडिक होता है, दिस इज ओनली एसिडिक हाइड्रो। इसलिए आपने देखा होगा जब भी ये ब्रेक करता था, हमने पूरी ये कर ली, क्या कहते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम, तो ये ब्रेक करता है इसके अंदर और H+ में, याद है, ऐसे ब्रेक करता था हमेशा। एसिडिक एसिड वीक एसिड है, हमेशा एक तोड़ा है, 3-4 नहीं तोड़े हुए, है ना। तो इसका भी जो एन फैक्टर निकल के आता है वो कितना आता है, इसका एन फैक्टर भी आपका 1 निकल के आता है। तो ये थोड़े से ट्रिकी वाले केसेस हैं जिसपे आपको फंसा सकता है, अदरवाइज मुझे लगता है मोटे मोटे आपके सारे केसेस कवर हो गए, ठीक है। अब अगर देखो, मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखवाई थी आपको, दैट इज जो एन फैक्टर होता है वो आपका रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अब इस लाइन की तुमको वैल्यू समझ आएगी। जब तक कुछ नहीं दे रखा तब तक तो आपने ये इस तरह से एन फैक्टर करने हैं जो मैंने बता दिए, आपने पूरे पूरे ब्रेक कर देना, इस तरह से इनके एन फैक्टर कर दो जब तक कुछ नहीं दे रखा। लेकिन अगर आपको उसने रिएक्शन दे दिया,
तो एन फैक्टर एक ऐसी बला है जो कि रिएक्शन के हिसाब से बदल सकती है। अगर आप रिएक्शन चेंज हो रहा है तो एन फैक्टर आपका बदल सकता है। तो अपन क्या करेंगे इस केस में, व्हाट टू डू। उस केस में आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपका एन फैक्टर आ रहा है आपको देखना, क्योंकि डेफिनेशन क्या बोलती है एसिड के केस में, समझ लो डेफिनेशन बोलती है वो H प्लस जो कि रिप्लेस हो रहे हैं, ऑल द रिप्लेसेबल H प्लस। ठीक है, एक जो H प्लस रिप्लेस होते हैं वो एन फैक्टर होता है। अगर कुछ नहीं दे रखा हम मान लेते हैं सब रिप्लेस हो गया, ठीक है, वही चीज लिखी थी अगर कुछ ना दे रखा हो। बट यहां पे अब रिएक्शन दे दिया आपको, देखो जरा, आपका H2SO4 है, इसमें से HSO4 बचा हुआ है, मतलब एक H को Na ने रिप्लेस करा है ना, एक H को Na ने रिप्लेस करा, तो कितना रिप्लेस हुआ, एक H, तो 1H प्लस रिप्लेस हुआ। अगर 1H प्लस रिप्लेस होता है तो हम बोलेंगे इसका एन फैक्टर कितना है, इसका एन फैक्टर यहां पे 1 आ जाएगा। और मैंने बोला था रिएक्शन के हिसाब से बदलेगा। यहां पे H2SO4 है, उसके दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, तो यहां पे 2H प्लस रिप्लेस हो गए। अगर दोनों के दोनों H प्लस रिप्लेस हो जाते हैं तो एन फैक्टर कितना बोलेंगे सर, यहां जो एन फैक्टर बोलेंगे वो कितना आ जाएगा, वो आपका 2 आ जाएगा। बिकॉज अब की बारी क्या हुआ, दोनों रिप्लेस हो गए। गेटिंग द जिस्ट, इस तरह से आपको समझना है। यस, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन में करो ट्राई एक बार, इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 इन द फॉलोइंग रिएक्शन इफ मॉलिक्यूलर वेट इज m। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है, इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आपको एन फैक्टर चाहिए, ठीक है। तो यहां पे देख लो जरा, एन फैक्टर निकालते हैं। इसके अंदर तीनों रिप्लेस हो गए, तीनों H रिप्लेस हो गए, तो इसका एन फैक्टर होगा भैया 3। इसके अंदर एक बचा हुआ है, 2 रिप्लेस हुए, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा 2। इसके अंदर क्या है, एक रिप्लेस हुआ, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा 1। तो अगर मुझे यहां पे निकालना है इक्विवेलेंट वेट, तो इसके अंदर यहां पे दे रखा है इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है अगर मुझे, तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज मॉलिक्यूलर मास, उसने बोला m ले लो, डिवाइडेड बाय द एन फैक्टर, कितना आ जाएगा 3। इस केस में निकाल तो जो इक्विवेलेंट मास आएगा वो कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2। इस केस में निकालेंगे तो जो इक्विवेलेंट मास आएगा वो कितना आ जाएगा, इट इज मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 1। आई होप यू गाइस गेट द कॉन्सेप्ट। यस, समझ आ गई बात, बताओ जल्दी से और करें जरा। हाँ सर अब तो क्लियर हो गया सर। जैसे मान लो इस क्वेश्चन में करना अपने को, इसको निकालो आप लोग, फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 इन द फॉलोइंग रिएक्शन। निकाल ही लेते हैं, पूरा निकाल लेते हैं भाई। देखो कितने रिप्लेस हुए सर, इसके अंदर एक रिप्लेस हुआ, 1H प्लस रिप्लेस हुआ। अगर एक H प्लस रिप्लेस होता है तो एन फैक्टर कितना बोलेंगे, एन फैक्टर सर इसका 1 बोलेंगे। और अगर एन फैक्टर इसका 1 है तो यहां पे अपन क्या निकालना है, इक्विवेलेंट मास निकालना है। तो इक्विवेलेंट मास अगर निकालना है आपको H2SO4 का, क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय द एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर मास इसका 98 होता है, एन फैक्टर इसका इस केस में 1 आ रहा है, तो आंसर आ जाएगा 98 ग्राम्स। ये इसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है। और ये आपका बदलता है, ये बदलता है, ध्यान रखना, ये बदलेगा आपका रिएक्शन टू रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन के हिसाब से एन फैक्टर बदलता है, ठीक है। आई होप यू गाइस गेट द कॉन्सेप्ट। और अगर ये चीज क्लियर हो गई है तो जो चीज एसिड में H प्लस के हिसाब से होती है वही चीज सर बेस में OH के हिसाब से होती है सर, है ना। तो ये सर कौन सी डेफिनेशन है, ये आपकी आर्हेनियस डेफिनेशन होगी। पहले तो 3 तरह के होते हैं ना हमारे पास बेस, एक सर आर्हेनियस बेस होता है। क्या होता है आर्हेनियस बेस, सर वो जो OH जनरेट करता है, वही वाली बात, नंबर ऑफ OH जो रिप्लेस हो जाए, ध्यान रखना इस बात का। जब तक कुछ नहीं दे रखा सर पूरा तोड़ दो सर जिंदगी में। NaOH मान लो सर ये देता है Na प्लस और OH आयन, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका एन फैक्टर सर 1 हो जाएगा। सर मान लो मेरे पास अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता, जब तक कुछ नहीं दे रखा हम पूरा तोड़ेंगे, तो सर कितना हो जाएगा, ये आपके दो में टूट रहा है, तो सर इसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा। सर मान लीजिए अगर मेरी जिंदगी में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आ जाए, जब तक कुछ नहीं दे रखा पूरा तोड़ दो, तो सर ये किस में टूटेगा, ये सर इसमें टूटेगा 3 में, तो यहां पे सर एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आइडिया लग गया पूरा। आई होप दिस इज क्लियर। चलो भाई, तो यहां तक हो गया। आज भाई बर्थडे सेलिब्रेशन के नाम पे पूरा कट रहा है। चलो यहां तक क्लियर है। तो आर्हेनियस तक हमने कर लिया पूरे का पूरा। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। अब एक तो आर्हेनियस डेफिनेशन हो गई सर, इसके अलावा भाई इसके अलावा दूसरी डेफिनेशन भी आती है। जैसे हमने पढ़ा एक ब्रॉन्स्टेड बेस पढ़ा हुआ है ना, कुछ ऐसा पढ़ रखा है आप लोगों ने। देयर इज समथिंग कॉल्ड ब्रॉन्स्टेड बेस। 3 तरह के बेसिस होते हैं। एक सर ब्रॉन्स्टेड बेस होता है, अपना आयनिक के नोट्स रिवाइज कर लो जरा। ये क्या होता है, कितने H प्लस ही एक्सेप्ट कर सकता है, तो नंबर ऑफ H प्लस
एक्सेप्टेड, वो क्या होता है, ब्रॉन्स्टेड बेस। जैसे सर वो एग्जांपल अमोनिया ले लो, अमोनिया के अंदर क्या होता है सर, एक H प्लस एक्सेप्ट करता है तो ये बन जाता है अमोनियम प्लस, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, इसका एन फैक्टर हो जाएगा सर 1। ये सर एक डेफिनेशन हो जाती है ब्रॉन्स्टेड बेस की, ठीक है। इसके अलावा सर कोई, इसके अलावा एक लुईस बेस भी आता है, ठीक है। लुईस बेस क्या हो जाएगा, लुईस बेस सर वो होते हैं जो कि क्या कर दें, जो कि आपके कितने लोन पेयर डोनेट हो जाते हैं, तो ऐसा कर लिख लो सीधा सीधा, लोन पेयर डोनेटेड, तो कितने लोन पेयर ये डोनेट करता है वो आपका होता है लुईस बेस। उसका एग्जांपल वैसे तो आप ये ले सकते हो, जैसे ऑर्गेनिक बेस ले लेता कोई, ये मेरे पास, ठीक है। ये क्या करता है, जैसे ये एग्जांपल ले लिया मैंने, इसमें क्या है, इसमें आपके पास 2 लोन पे डोनेट हो रहे हैं। देखो अगर ये मान लो दोनों लोन पे डोनेट कर दे, किसी को दोनों कर दे, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा सर, इसका एन फैक्टर हो जाएगा 2, ठीक है। अगर मान लो ये एक ही कर पाता है तो फिर क्या करेंगे उस केस में, फिर एन फैक्टर कितना रहेगा, फिर उसका एन फैक्टर रहेगा 1। यस और नो, आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। जल्दी दसो जल्दी, क्लियर है मामला, डन डन डन, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, लेट्स गो अहेड। जैसे यहां पे आते हैं, इस पे आ जाते हैं एक बार, दैट इज, हां यहां पे आ जाते हैं, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन द गिवन रिएक्शन। तो फिर वही वाली बात, कितने OH रिप्लेस हो रहे हैं, रिप्लेसेबल, यहां पे 2 OH थे, दोनों ही रिप्लेस हो गए, तो एन फैक्टर कितना होगा सर 2। तो अगर मुझे इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है तो इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास विल बी मोलर मास डिवाइडेड बाय 2, यह आ जाएगा जो भी इसका मोलर मास है। इधर देखो 2 OH हैं, सिर्फ एक रिप्लेस हुआ, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा 1। तो यहां अगर मुझे इक्विवेलेंट मास निकालना है तो कितना हो जाएगा, इट इज मोलर मास डिवाइडेड बाय 1। इस तरह से आप इसको कवर करेंगे। आई होप यू गाइस गेट द जिस्ट। यस, और देख लेते हैं सर, आज आई थिंक ज्यादा हो नहीं पाएंगे, चलो एलिमेंट तक तो करा ही दूंगा आपको मैं। हाँ चलो इस पे आते हैं, चलो कहता कैलकुलेट द एन फैक्टर ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इन द गिवन रिएक्शन। इसमें आपको एन फैक्टर निकालना है, कितना आएगा भाई, देखो 3 है, कितने रिप्लेस हुए, 2 बचे हुए हैं, एक रिप्लेस हुआ, 2 बार कैसे लिखते हैं मैंने, इसमें एक गड़बड़ कर दी मैंने, यहां पे Cl होगा, 3 थे उसमें 2 रिप्लेस, 2 बचे हुए हैं, एक रिप्लेस हुआ, तो एन फैक्टर कितना 1। 3 थे, एक बचा हुआ, 2 रिप्लेस हो गए, तो एन फैक्टर कितना 2। 3 थे, तीनों रिप्लेस हो गए, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा 3। तो ये आपको दिमाग में रखना है एन फैक्टर के केस में। आई होप आप इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं, यस और नो, बताओ जल्दी से, यहां तक क्लैरिटी है। और अगर यहां तक क्लैरिटी है तो अपना गेम काफी हद तक सेट होता है। यार इसमें ना एक केस और आ जाता है, वो कर लेते हैं, एक्चुअली ये चीज आगे जाके टाइट्रेशंस में बहुत हेल्प करेगी। दैट इज हमको ना कई बार सोडियम कार्बोनेट वाला जो मामला है वो भी इंपॉर्टेंट है, कि सोडियम कार्बोनेट इज ऑल्सो अ बेस, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन करना है आपको HCl के साथ, तो ये एक और कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो सोडियम कार्बोनेट है मेरे पास, हमको इसका रिएक्शन करवाना है HCl के साथ, तो ये देता है आपको सोडियम बाइकार्बोनेट, प्लस आपको क्या मिल जाएगा, अगर आप यहां से रिप्लेस करोगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्या आ जाएगा, NaCl, यस Na और Cl, तो ये आपके पास आ जाएगा। इस रिएक्शन का भी पूछ लिया जाता है कई बार। अब इसमें क्या करेंगे, अगर आप देखोगे इफेक्टिवली क्या हुआ, कहीं ना कहीं सोडियम था, ठीक है, आप इसको उस तरह से मानना, ये एक यहां पे कैसे काम कर रहा है, OH वाला मामला है ही नहीं इसके अंदर, तो दिस इज गोइंग टू एक्ट एज व्हाट, एक्ट एज H प्लस एक्सेप्टर। H प्लस एक्सेप्टर क्या होता है, ब्रॉन्स्टेड। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे इसने H प्लस कितने एक्सेप्ट करे भाई, सोडियम कार्बोनेट था, Na, एक Na को हटा के एक H लेके आया, तो आई थिंक इसने एक H को एक्सेप्ट करा, 1 H प्लस एक्सेप्टेड। अगर एक H प्लस एक्सेप्ट होता है तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, इसका एन फैक्टर हो जाएगा भैया 1। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। आई होप यू गाइस गेट द कॉन्सेप्ट, यस और नो। मान लो सर अगर इसके दोनों ही रिप्लेस हो जाते, ऐसा होता सर, अगर ऐसा होता कि सर दोनों के दोनों रिप्लेस हो जाए, सोडियम कार्बोनेट है सर, दोनों के दोनों रिप्लेस हो जाए, HCl के साथ रिएक्ट करा और ये सर दोनों ही रिप्लेस करा देता, तो दिस विल गिव यू H2CO3 प्लस NaCl। अगर ऐसा होता तो फिर वही वाली बात, अब की बारी सर 2 Na थे, दोनों रिप्लेस होकर H मार रहे, तो मतलब 2 H प्लस एक्सेप्ट किए होंगे, और 2 H प्लस अगर एक्सेप्ट किए होंगे तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा, एन फैक्टर इस केस में सर 2 आ जाएगा। तो ये दिमाग में रखना है, यस और नो, बताओ जल्दी से सोच के।
अब मान लो अगर आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट दे रखा हो, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे सोडियम बाइकार्बोनेट दे रखा है सर, ये HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है। अब अगर सोडियम बाइकार्बोनेट HCl के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड और NaCl, ठीक है। तो ये क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है और NaCl बनाता है। ध्यान रखने वाली बात इसके अंदर ये है कि जो आपका सोडियम, यहां पे देखो एक पहले से था, एक सोडियम को रिप्लेस करके आपने दोनों हाइड्रोजन लाए, मतलब एक पहले से था एक और आया, तो यहां पे कितना H+ एक्सेप्ट हुआ, 1 H+ एक्सेप्ट हुआ सर। और अगर एक H+ एक्सेप्ट होता तो N फैक्टर कितना आ जाएगा इसका N फैक्टर आ जाएगा सर अब की बारी 1। और ये आपका N फैक्टर का गेम पूरे का पूरा सेट हो गया है। आई थिंक अब ज्यादा दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो दिस इज द आइडिया बिहाइंड द N फैक्टर ऑफ एटम्स, एसिड और बेस हो गए, ठीक है। अब एटलीस्ट ये वाले कर लेते हैं, सॉल्ट का रिकॉर्ड कर लेते हैं, 2-3 छोटे छोटे केसेस और कवर कर लेते हैं बिकॉज टाइम ज्यादा नहीं है और स्टूडियो आगे देना किसी को। तो देखो आपके पास आता है N फैक्टर ऑफ सॉल्ट। अगर हमसे N फैक्टर ऑफ सॉल्ट पूछता है तो इस केस में क्या करना है अपने को, वो दिमाग में रखते हैं। अगर हमसे N फैक्टर ऑफ सॉल्ट पूछेगा, अपन सीधा सीधा बोलेंगे भाई ऐसा है, आप सॉल्ट को देख लो कितना चार्ज आ रहा है। जैसे मान लीजिए मेरे पास NaCl है, अपन देखेंगे कि NaCl को जब ब्रेक करते हैं तो किसमें ब्रेक होता है सर, Na+ में होता है और Cl- में होता है। यस, ये ब्रेकिंग हो गई। आप चेक कर लो टोटल पॉजिटिव चार्ज या चेक कर लो टोटल नेगेटिव चार्ज, एक चीज चेक कर लो, आपका गेम सेट हो जाता है, मामला वहीं से सेट है। सर इसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आ रहा है सर, इसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आ रहा है भाई इसमें, सर इसमें आ रहा है +1 बेसिकली मैग्नीट्यूड लेना आपको, तो सर 1 आ रहा है। या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज चेक कर लो, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना आ रहा है सर, ये भी कितना आ रहा है सर, ये भी आपका मैग्नीट्यूड चेक करोगे तो 1 आ रहा है। तो आप चाहे टोटल पॉजिटिव चार्ज ले लो चाहे टोटल नेगेटिव चार्ज ले लो, आंसर दोनों से सेम ही आना है। तो N फैक्टर इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा सर, यू गेट। तो 1 मोल सॉल्ट, वो ये डेफिनेशन कि 1 मोल सॉल्ट से टोटल कितना प्लस चार्ज या टोटल कितना माइनस चार्ज मिलता है, वो आपका N फैक्टर होता है। आई होप यू गाइज गेट द कॉन्सेप्ट। और एग्जाम्पल करा दो सर, है और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कैल्शियम सल्फेट है, ये कितने में ब्रेक करता है सर, ये कैल्शियम +2 में ब्रेक करता है और 2 सल्फेट में और 1 सल्फेट में ब्रेक करता है। यस, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, यहां से चेक करो, टोटल पॉजिटिव देखेंगे तो +2, टोटल नेगेटिव देखेंगे -2। तो चाहे इसका मैग्नीट्यूड ले लो चाहे इसका मैग्नीट्यूड ले लो, N फैक्टर कितना आ जाएगा सर, N फैक्टर निकल के आएगा आपका 2। दिस इज द N फैक्टर। यस सर, और एग्जांपल दे दो। जैसे मान लीजिए मेरे पास कैल्शियम क्लोराइड ले लेता हूं, चलो मैं ये मैग्नीशियम क्लोराइड ले लेता हूं, MgCl2। ये ब्रेक करेगा सर Mg+2 में और ब्रेक करेगा 2 Cl- में। टोटल कितना चार्ज है +2, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना -2। चाहे यहां का मैग्नीट्यूड ले लो चाहे यहां का मैग्नीट्यूड ले लो, N फैक्टर निकल के आएगा आपका 2 सर। समझ गए आप लोग, ठीक है। आई होप इसमें कोई दुख दर्द नहीं है। और देख लो थोड़े केस, मान लो कैल्शियम फॉस्फेट पूछ ले तुम लोगों से, ठीक है। ये ब्रेक करता है सर 3 कैल्शियम +2 में या फिर 2 फॉस्फेट आयन में, इसमें ब्रेक करता है। यस, तो यहां पे अगर आप चेक करोगे तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है सर, टोटल पॉजिटिव चार्ज +6 है, टोटल नेगेटिव चार्ज करोगे -6 है। इसका ले लो या इसका ले लो, यहां से जो N फैक्टर निकल के आता है कितना आता है सर, ये 6 निकल के आता है। समझ गए, हाँ या ना। एक इंटरेस्टिंग केस बता देता हूं इसमें, ठीक है, जो कि बहुत ही ट्रिकी है पर कई बार क्वेश्चन में फंस सकता है आपके, ठीक है। दैट इज एलम। एक चीज होती है जिसको बोलते हैं एलम। हम लोग सिर्फ एक एलम को याद रख लो क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन में आ जाएगा तो फिर तुम रोते रहते हो। पोटेश एलम का एक समझा देता हूं, ठीक है। यहां पे क्या है, आपके पास होता है पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, आपके पास होता है एल्यूमिनियम सल्फेट, इनका कॉम्बिनेशन होता है ये, और आपके पास होता है पानी, ठीक है। 24 मॉलिक्यूल पानी होता है, मतलब पर कैटायन 6 वाटर होते हैं, तो 4 कैटायन तो 4 × 6, ठीक है। यार ये जब ब्रेक करता है ना, ये ब्रेक करता है तो आपको देगा 2 पोटेशियम के कैटायन, ठीक है, आपको देगा 2 एल्यूमिनियम के कैटायन, आपको देगा 3 यहां से 1 यहां से, 4 सल्फेट के अनायन, और पानी पानी रहता है, ठीक है, पानी इज पानी। तो यहां से अगर आप चेक करोगे तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है सर, +8, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है -8। तो इसका भी N फैक्टर चेक करोगे तो N फैक्टर कितना आता है यहां पे 8 निकल के आता है। ये बस एक पोटेश एलम का अलग केस है, इसको दिमाग में रखोगे तो हो जाएगा। अभी के लिए मुझे लगता है इससे काफी हद तक तुम लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी, इसमें तो कोई रोना धोना होना नहीं चाहिए। यस, तो ये आपके सॉल्ट का है,
एक दो केस और करा देता हूं, ठीक है, एक दो केस और करा देता हूं, आपका गेम सेट हो जाएगा उससे। चलो एक सिंपल सिंपल वाले करा देता हूं। जैसे एक आता है आयन का, आयन का जो चार्ज होता है, ठीक है, जो भी उसका चार्ज होता है वो उसका एन फैक्टर होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 यूनिट ऑफ आयन। जैसे मान लो सोडियम प्लस, जैसे मान लो मैग्नीशियम +2, जैसे मान लो एल्यूमिनियम +3, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, जैसे मान लो Cl-, जैसे मान लो S2-, जैसे मान लो N3-। तो आपको अगर एन फैक्टर बताना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 2, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 3, यहां पे एन फैक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना 1, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना 2, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना 3। तो बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आपको बताना है तो सॉल्ट के केस में अपन क्या करते हैं, इसका एन फैक्टर इस तरह से निकालते हैं। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन, समझ गए? ठीक है सर। अब अगर कोई एलिमेंट आ जाए, ठीक है, जैसे तो एलिमेंट्स के हमने ऑलरेडी निकाल दिए, बट अगर कभी एलिमेंट आ जाता है तो उसका एन फैक्टर जो निकलता है किसी भी एलिमेंट का, ये आखिरी केस है, इसके अलावा एक बचा हुआ था, वो अब टाइम नहीं है, स्टूडियो जा रहा है ये वाला, ठीक है। तो एलिमेंट अगर आ जाएगा तो इट इज एटॉमिक मास, दिस इज एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय द वैलेंसी, ये आपका एलिमेंट का एन फैक्टर होता है। जैसे मान लो हाइड्रोजन है, एटॉमिक मास 1 है, वैलेंसी 1 है, तो हाइड्रोजन का 1 आ गया। ऑक्सीजन है, एटॉमिक मास इसका 16 होता है, वैलेंसी इसकी 2 होती है, तो ये कितना आ जाता है 8 आ जाता है। क्लोरीन है जैसे, ठीक है, क्लोरीन अपन को देख लिया Cl, तो क्लोरीन कितना होता है, एटॉमिक मास 35.5, वैलेंसी इसकी 1 है, तो ये 35.5, वैलेंसी वही मैग्नीट्यूड लेना वहां पे, ध्यान रखना उस चीज का, ठीक है, समझ गए आप लोग? तो इतना ही करेंगे यार, स्टूडियो जा रहा है मेरा थोड़ा सा, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन करा देता हूं और, जैसे ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4, आई थिंक बहुत सिंपल है, कुछ नहीं पता है तो एन फैक्टर कितना मानेंगे, 2 मानेंगे, ठीक है, क्योंकि एसिड पूरा पूरा ब्रेक कर रहा है। तो अगर मुझे इक्विवेलेंट मास निकालना है तो सर इट इज मोलर मास डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 98 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 49 आपका ग्राम्स आंसर आ जाता है पर इक्विवेलेंट, ठीक है, ये हो गया आपके पास। यस, और देख लेते हैं सर, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 इन दिस रिएक्शन। यार क्वेश्चन रिपीट तो नहीं हो रहा है, ऊपर कराया गया वाला, रिपीटेड लग रहा है मुझे मामला। अच्छा ये वाला करा हुआ है हम लोगों ने, ये करा हुआ है, तो ये हो चुका है, डन, ठीक है, तो इतना ही करेंगे। अब जो बचा है, एक केस बच गया है, एन फैक्टर ऑफ द रिएक्शंस, तो वो आपका नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, स्टूडियो की कमी की वजह से हम लोग आगे रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, जितना आज कराया इतना रिवाइज करके आना, नेक्स्ट क्लास यहीं से बिल्डअप करेंगे। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड, थैंक यू देवियों और सजनों, बहुत सारा प्यार आप लोगों को, मिलते हैं। एंड बर्थडे के लिए बहुत सारी थैंक यू यार, आप लोग इतना प्यार देते हो, अच्छा लगता है, ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से। एंड इसको रिवाइज कर लेना, हाँ, क्योंकि आज थोड़ा थोड़ा मतलब बहुत सारी क्लास कट गई क्योंकि स्टूडियो नहीं मिल पाया आज मुझे, ठीक है। एंड ठीक है, कल थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल जाएगा अपने को, तो कल आपकी एक लाइव क्लास रहेगी संडे को, टाइमिंग का मैसेज मैं करवा दूंगा। एज ऑफ नाउ जितना मुझे समझ आ रहा है 5 बजे के आसपास अपन लाइव होते हैं, ठीक है, ताकि उसको कवर कर ले, क्योंकि आज जो है काफ़ी कंटेंट चला जाना था, कम हो गया वो, ठीक है। मैंने सोचा था कि आज 2.5 घंटे के आसपास की रिकॉर्डिंग दे दूंगा आपको, बट कंटेंट कट गया, तो कोई नहीं, कल कवर कर लेंगे थोड़ा और इसको, आज का जो करना था और थोड़ा कल वैसे ही करना था, ठीक है। कल देखते हैं, कल 5 बजे के आसपास अपन लाइव होते हैं एंड मिलते हैं आप सभी लोगों से। तो बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों को, दिस इज योर निखिल सर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।